मेरी फैमिली लगातार प्रेशर डाल रही थी कि मैं शादी कर लूं। उनसे बचने के लिए मैंने ऑनलाइन एक लड़की ढूंढी और उसे फेक मैरिज का अरेंजमेंट कर लिया। लेकिन जैसे ही हम मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे, क्लर्क ने मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तुम ऑलरेडी मैरिड हो और फिर से रजिस्टर करना चाहते हो? पता है बिगमी क्राइम है। ऑफिस से बाहर निकलते हुए मैं प्रिंटेड मैरिज सर्टिफिकेट को घूर रहा था। मेरे पास खड़ी लड़की ने आह भरी, मिस्टर कैंग, अगर आप पहले से मैरिड थे तो मुझे क्यों पैसे देकर बुलाया? वो डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल कहकर चली गई। मैं शॉक में खड़ा था। मैंने कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा, फिर मैं मैरिड कैसे हो सकता हूँ? मैंने सर्टिफिकेट फिर देखा। फोटो में आदमी मैं ही था, लेकिन औरत का नाम सू चिंगवाल था। वो खूबसूरत थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन है। मैंने उसकी फोटो लेकर एक ब्लैक प्रोफाइल वाले कॉन्टैक्ट को भेजा, पता करो ये कौन है। रिप्लाई आया, ऑन इट। मैंने कंफ्यूजन को साइड में रखा और अपनी पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर एक लग्जरी विला डिस्ट्रिक्ट पहुंचा। जैसे ही मैंने स्कूटर पार्क किया, पीछे सर्वेंट्स की आवाज आई, वो कौन है? काफी हैंडसम है। चुप, वो इलेजिटिमेट सन है जिसे मास्टर मानता नहीं। उसकी माँ दूसरी औरत थी, प्रेग्नेंट होकर आई थी जब मिस्ट्रेस भी डिलीवरी के करीब थी। दोनों ने सेम दिन बच्चे पैदा किए। वो सालों तक इस घर में रहने के बहाने बनाती रही। मैंने ऐसे दिखाया जैसे कुछ सुना नहीं। अंदर लिविंग रूम में मेरी माँ ली रुयन दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और ऊपर ले गई। चलो पहले तुम्हारे भाई से मिलते हैं। और मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया ना? मैंने कहा, मिल गया। ब्राइड वो नहीं थी जो मैंने प्लान की थी, लेकिन टेक्निकली हाँ। उसने कहा, अच्छा है, अपनी जगह याद रखना। सूफी शू तुम्हारे भाई की फियांसे है। उस लेवल की फैमिली तुम्हारे जैसे इलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए नहीं है। उसकी बातों से मेरी आंखों में कंटेम्प्ट आ गया। सूफी, सू फैमिली की ग्रैंड डॉटर, जिसने मुझे यूनिवर्सिटी में 4 साल परस्यू किया था, लेकिन ग्रेजुएशन के दिन वो कंगबोदा के साथ थी। जब रुयन को पता चला, उसने मुझे तुरंत किसी और से शादी करने को कहा ताकि मेरे और सूफी के बीच कोई पॉसिबिलिटी न रहे। हमेशा ऐसा ही हुआ। जहां मेरा और कैंगबोदा का इंटरेस्ट टकराता, मुझे पीछे हटना पड़ता क्योंकि मैं इलेजिटिमेट हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं था। मैंने रुयन को देखकर कहा, हमने तय किया था ये आखिरी बार है। वो कैंग फैमिली से जुड़ी रही सिर्फ मेरे पिता के लिए। उसने कैंगबोदा को खुश करने की कोशिश की। मैं अब उसकी चॉइसेस की कीमत नहीं चुकाऊंगा। इस बार मैं सब खत्म कर दूंगा। उसने कहा, ठीक है। हम कैंगबोदा के कमरे में पहुंचे। उसने मुझे देखकर कहा, नंजू तुम यहाँ? मैं बोलने वाला था कि रुयन ने कहा, बोधा नंजू आज शादी कर चुका है। वो हैरान हुआ, इतनी जल्दी? कौन है? रुयन ने कहा, शू से बेहतर नहीं हो सकती। हाई चेन में मिस सू से बेटर पेडिग्री किसी का नहीं। कौन रिस्पेक्टेबल फैमिली इसे अपनाएगी? कांगबोदा ने कहा, कम से कम नंजू गुड लुकिंग है। तभी शू ने उसे 4 साल चेस किया। लुक्स का क्या फायदा? रुयन ने कहा, उसके बैकग्राउंड के साथ उसे कोई भी साधारण लड़की ही मिलेगी। मिस सू ने उसे सिर्फ टॉय समझा था। असली हकदार तुम हो बोधा। मैंने भौहें सिकोड़ी। फोटो में दिख रही वुमन बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी लाई रुयन ने डिस्क्राइब की थी, लेकिन मुझे इतने टीडियस मैटर पर आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं लगी। तभी कैंगबोदा अपनी वॉच ठीक करके ड्रेस शूज उठाता है, लेकिन शर्ट टाइट होने की वजह से वो आराम से झुक नहीं पाता। वो हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखता है। लाई तुरंत मुझे धक्का देती है। यूजलेस, अभी भी समझ नहीं आता? तुम्हारा भाई झुक नहीं सकता, जाओ उसके शूज पहना दो। क्या उसे अभी भी लगता है कि मैं वही इग्नोरेंट लड़का हूँ जो हर बात चुपचाप सह लेता था? मैं अपना एक्सप्रेशन ब्लैंक रखता हूँ और ठंडी आवाज में कहता हूँ, आप खुद पहना सकती हैं। वो गुस्से में बोलती है, ये कैसा एटीट्यूड है? शादी कर ली तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगा। तुम्हारी वाइफ तो बस एक गोल्ड डिगर है। जल्दी ही तुम वापस कैंग फैमिली के पास आ जाओगे। अगर अभी अपने भाई से अच्छे टर्म्स नहीं रखे तो एक दिन तुम और तुम्हारी वाइफ उसके पैरों में गिरोगे। कैंग फैमिली ने तुम्हें पाला है, कम से कम उनके लिए खुद को खत्म कर दो। मैं जवाब देता उससे पहले कैंग वेनजांग दरवाजे पर आ जाता है। वो भौहें चढ़ाकर कहता है, एक इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाला है। ये शोर कैसा है? कांगबोदा कुछ नहीं कहता, लेकिन ल्यूअन रोने लगती है। ये लड़का आज शादी कर ली और अब अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करता। कांग वेनजांग की नजर मुझ पर आती है। शादी कर ली बिना फैमिली को बताए? सर्टिफिकेट है, दिखाओ। मैं बैग से कॉपी निकालता हूँ, लेकिन ली रुयन उसे उससे पहले छीन लेती है। कांगबोदा क्यूरियोसिटी से पूछता है, नाम क्या है? फिर वो पूछता है, डैड कौन आ रहा है? आप थोड़े नर्वस लग रहे हैं। कैंग वेनजोंग तुरंत सीधा हो जाता है और एक्साइटमेंट से कहता है, सूचिंग वुल। ये नाम सुनते ही मैं फ्रीज हो जाता हूँ। वो गर्व से कहता है, अगर तुम नहीं जानते तो नॉर्मल है, मैं भी कभी नहीं मिला। वो काफी मिस्टीरियस है। सुफेशूस की आंट, सिर्फ 28 साल की और ऑलरेडी सू फैमिली की रियल पावर। ल्यूयन चौंक जाती है, तो वो बोडा के लिए और भी बेटर मैच है? कांग वेनजोंग तुरंत डांटता है, क्या बकवास है? सू चिंगवॉल ऑलरेडी मैरिड है। मैं आंखें सिकोड़ता हूँ। अगर सर्टिफिकेट वाली वुमन वही है तो उसे जरूर कुछ पता है। लुयन थोड़ी डिसअपॉइंटेड होकर पूछती है, उसका हस्बैंड कौन है? कंग वेनजांग सिर हिलाता है, किसी को नहीं पता, दोनों ही सोशल नहीं है। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहता है, मुझे समझ नहीं आता वो आज अचानक क्यों आ रही है। सू फैमिली हाई चैंग की सबसे पावरफुल डायनेस्टी है और उसका हेड बहुत हाई स्टेटस रखता है। कैंग फैमिली तो बस अपर मिडिल लेवल पर है। ये मैरिज ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टेप है।
लेकिन अगर वो खुद आए, वो भी एक सिंपल बिट्रोदल सेरेमोनी के लिए, ये अजीब है। लियूएन कॉन्फिडेंस से कहती है, ये जरूर इसलिए है क्योंकि बोडा इतना एक्सेप्शनल है कि सू फैमिली ने नोटिस किया है। वो बिना पढ़े प्रिंट आउट वापस मेरे हाथ में दे देती है और एक्साइटमेंट में कैंग बोडा का हाथ पकड़ लेती है। मैं हल्की सार्कास्टिक स्माइल देता हूँ। वो उसकी अपनी माँ से भी ज्यादा इन्वेस्टेड लग रही है। तभी बटलर ऊपर आता है। सर, सू फैमिली थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। कैंग वेनजोंग तुरंत नीचे चला जाता है और जाते हुए कैजुअली कहता है, काफी समय बाद आए हो, जाने से पहले एक ड्रिंक लेकर जाना। मैं सिर हिलाता हूँ। मैं रुककर देखना चाहता हूँ कि सूचिंग डब्ल्यू आखिर है कौन। कमरे में लाए रुयन कंग बोदा को उसकी वेल्थी ब्राइड के लिए तैयार होते देख खुशी से भरी हुई है। 20 साल पहले अगर नांजू बीच में नहीं आता तो वही कंग वेनजोंग से शादी करती। उसने आज तक नांजू को इसके लिए माफ नहीं किया, तो उसने जानबूझकर सीन क्रिएट किया, नंजिंग सू के साथ सेम दिन डिलीवरी अरेंज की और हॉस्पिटल में दोनों बेबीज को स्वॉप कर दिया। अब उसका बेटा फाइनली एक रिच फैमिली में शादी कर रहा है और नानजिंग सू को उसके लिए एक्सपेंसिव वेडिंग गिफ्ट भी तैयार करना पड़ेगा, जबकि कॉन्ग नानजू, जिसे इलेजिटिमेट चाइल्ड कहा जाता है, वो बिना पैसों के किसी अननोन लड़की से शादी करने जा रहा है। नीचे आइलिन सीढ़ियों के पास शैडो वाली दीवार से टिककर खड़ी है। उसकी नजर एंट्रेंस पर है। सू फैमिली का इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद मिसेस कैंग सर्वेंट के सहारे धीरे धीरे नीचे आती हैं। उन्होंने पर्पल चोंगसम पहना है। शरीर थोड़ा कमजोर है, लेकिन उनके अंदर एक शांत ग्रेस है। सर्वेंट धीरे से कहता है, मैडम, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको ऊपर रेस्ट करना चाहिए। मिसेस कैंग खांसते हुए सिर हिलाती है, नहीं, मैं बोधा के लिए इतना इंपॉर्टेंट दिन मिस नहीं कर सकती। मैं उन्हें सीढ़ियां उतरते देखता हूँ। मेरी आंखों में वार्मथ आ जाती है। ये अजीब है, जिस इंसान को मुझसे सबसे ज्यादा नफरत होनी चाहिए थी, वही इस घर में मेरे लिए सबसे ज्यादा केयरिंग था। बचपन में लिबेरियन अक्सर मुझे खाना देना भूल जाती थी। मैं चलना सीखते ही भूख से कचरे में खाना ढूंढता था। एक दिन मिसेस कैंग ने मुझे ऐसा करते देख लिया। उसके बाद वो रोज गार्डन में मेरे लिए खाना छोड़ती थीं, पूरे 12 साल तक। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं भूख से मर जाता। उन्हें कॉरिडोर में जाते और उनकी खांसी की आवाज सुनकर मैं थोड़ा चिंतित हो जाता हूँ। तभी एंट्रेंस पर हलचल होती है। सू फैमिली आ गई है। कैंग वेनजांग और मिसेस कैंग उन्हें रिसीव करते हैं। थोड़ी फॉर्मल बातें होती हैं और फिर सब अंदर आते हैं। जैसे ही सू चिंग वोल अंदर आती है, मैं उसे तुरंत पहचान लेता हूँ। वो फोटो से भी ज्यादा स्टनिंग है। जैसे ही वो मेरी नजर महसूस करती है, वो अचानक मेरी तरफ देखती है। कुछ पल के लिए हमारी आंखें मिलती हैं। उसकी नजर की शार्पनेस मुझे अंदर तक हिला देती है। मैं उसके एक्सप्रेशन को पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वो नजर हटा लेती है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या वो मुझे जानती है या नहीं। कॉन्ग वेनजांग मुस्कुराते हुए पूछता है, मिस सू, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वो आपके साथ नहीं आए? ये सुनकर सू चिंग वॉल फिर मेरी तरफ देखती है और काल्मली कहती है, वो नहीं आ पाए। सब लोग रिसेप्शन रूम की तरफ बढ़ते हैं। सूफू, जिसने मुझे 4 साल चेस किया था, एल्डर्स के पीछे चल रही है। फॉर्मल ड्रेस में वो पहले से ज्यादा कंपोज्ड लग रही है। उसने मुझे नोटिस नहीं किया। वो कंगोडा से धीरे धीरे बात कर रही है। सब लोग बैठ जाते हैं। सूचिंग वो ऑनर सीट लेती है और एंगेजमेंट की बात शुरू होती है। मैं अपनी जगह से निकलकर चुपचाप सब देख रहा होता हूँ। तभी कोई मेरा हाथ खींचता है। लिरुयन गुस्से में फुसफुसाती है, कंग नानजू, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? क्या अभी भी सूफू के लिए फीलिंग्स हैं? साफ सुन लो, वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। मैं शांत होकर कहता हूँ, रिलैक्स, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कंग वेनजोंग ने खुद मुझे ड्रिंक के लिए रुकने को कहा है। बचपन से मैंने उसे कभी फादर नहीं कहा, हमेशा कॉन्ग वेनजंग ही कहा। लाई रुअन दांत भींचती है। वो बस फॉर्मेलिटी थी और तुमने उसे सीरियस ले लिया। तुम्हें अपनी जगह नहीं पता। मैं भी यहाँ मुश्किल से बैठ सकती हूँ और तुम सोचते हो कि लेजिटिमेट चाइल्ड उस टेबल पर बैठ सकता है? अभी निकल जाओ। मैं इरिटेट होकर जवाब देने ही वाला था कि मेरी नजर सू चिंगवॉल पर पड़ती है। वो अपनी सीट से उठती है, फोन दिखाकर बैल्कनी की तरफ चली जाती है। शायद कॉल है। मेरी नजर शार्प हो जाती है। मैं लिरी को वेग जवाब देकर चुपचाप रिसेप्शन रूम से निकलकर बैल्कनी की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे ही मैं पास पहुंचता हूँ, वो कॉल खत्म करके अपनी ठंडी नजर मुझ पर डालती है। मैं रुक जाता हूँ, उस डेंजरस लुक को देखते हुए। अचानक मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आती है और मैं इम्पल्सिवली कहता हूँ, हनी। मैं उसकी रिएक्शन ध्यान से देखता हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आता। उसकी ठंडक और बढ़ जाती है। वो बिना कुछ कहे मुड़कर जाने लगती है। मैं तुरंत आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लेता हूँ। सू चिंगू की भौं हल्की सिकुड़ती है। मूव, तुम मुझे पहचानती नहीं? वो मुझे ठंडी अथॉरिटी के साथ देखती है। क्या मुझे पहचानना चाहिए? कैंग हाउस में आने के बाद से उसे एक अजीब नजर महसूस हो रही थी। बाकी लोगों की तरह ग्रीडी नहीं, ये सीधी और बिना झिझक वाली थी। इसलिए उसने मुझे कई बार नोटिस किया। जब उसने मुझे देखते पकड़ा, मैंने नजर नहीं हटाई, बस उसे काल्मली देखता रहा। उसे लगा था शायद मैं अलग हूँ, लेकिन मैं तो और भी बोल्ड निकला। सीधे आकर उसे हनी कह दिया। सूचिंगवेल के चेहरे पर इरिटेशन आ गया। सर, मैं मैरिड हूँ, बिहेव प्रॉपरली। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता।
क्या रजिस्ट्री में मिस्टेक हुई है? क्या मैं आपके हस्बैंड के बारे में पूछ सकता हूँ? वो ठंडे स्वर में बोली। नन ऑफ योर बिजनेस। मैं तुरंत प्रिंटेड सर्टिफिकेट निकालकर उसके सामने रखता हूँ। मिस सू, ये नाम आपका होना चाहिए। सू चिंगवॉल प्रिंट आउट देखती है, फिर ग्रूम का नाम कंग नंजू पढ़ती है। ऊपर देखकर वो फ्लैट टोन में कहती है, मिस्टर कैंग, अगर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो ढंग से बनाओ। इतना कहकर वो रिसेप्शन रूम में वापस नहीं जाती, बल्कि सीधे गार्डन से कार पार्क की तरफ चली जाती है। मैं उसके पीछे जाता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन 2 बॉडीगार्ड्स मुझे रोक लेते हैं। मैं आवाज लगाता हूँ, मिस सू, सर्टिफिकेट रियल है, बिलीव नहीं है तो रजिस्ट्री ऑफिस से चेक कर लो। लेकिन वो बिना रुके कार में बैठती है और चली जाती है। कैंग बोदा मुझे उसके पास जाते हुए देख लेता है, लेकिन बात नहीं सुन पाता। उसके जाने के बाद मैं स्कूटर लेकर उसके पीछे निकलता हूँ। कैंग बुआ पूछता है, मिस सू क्यों चली गई? क्या किसी ने ऑफेंड किया? असिस्टेंट मुस्कुराकर कहता है, मिस सू को अर्जेंट काम था, वो अपॉलॉजी भेजती हैं। फिर मैसेज दिया जाता है, मिस सू ने कहा अपने हाउस होल्ड को कंट्रोल में रखो। ये सुनकर कांग वेन जोंग का चेहरा सख्त हो जाता है। दूसरी तरफ मैं विला डिस्ट्रिक्ट से निकलते ही उसकी कार खो देता हूँ। मैं इरिटेट ही था कि तभी फोन बजता है। एक आवाज आती है, बॉस, सू चिंगवाल की इन्फॉर्मेशन मिल गई। वो सू फैमिली की सेकंड डॉटर है, जिसे रूथलेस और कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। बचपन में उसे विदेश भेज दिया गया था। सबको लगा था फैमिली एल्डेस्ट सन को मिलेगी, लेकिन वो अचानक लास्ट वीक वापस आई और पेट्रियार्ट को हटाकर खुद सू ग्रुप का कंट्रोल ले लिया। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ। उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और स्केड्यूल निकालो, मैं खुद मिलूंगा। कॉल खत्म करके मैं अपने टेम्पल्स रब करता हूँ। ये मामला कॉम्प्लिकेटेड है। सू चिंगवॉल बॉडीगार्ड्स के साथ रहती है, उससे मिलना आसान नहीं होगा। मुझे उसे हनी नहीं कहना चाहिए था। मैंने खुद ही सिचुएशन खराब कर दी। मैं स्कूटर स्टार्ट करता हूँ और धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ता हूँ। सिटी सेंटर छोड़कर आउटस्कर्ट्स के अर्बन विलेज की तरफ जाता हूँ। जब मैंने मिडिल स्कूल में कैंग हाउस छोड़ा था, तब मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए यहीं एक पुराना रूम रेंट पर लिया था और यहीं रह गया। घर के पास पहुंचते ही अचानक एक बूढ़ी औरत सड़क पर आ जाती है। मैं जोर से ब्रेक लगाता हूँ। उससे टकराने से बाल बाल बचता हूँ। पहले मुझे लगता है ये स्कैम हो सकता है, लेकिन तुरंत समझ आता है ऐसा नहीं है। वो बुजुर्ग औरत पतली और कमजोर है, लेकिन अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। उसके गले में एक टैग लटका है जिस पर फोन नंबर लिखा है और लिखा है, अगर ये एल्डरली पर्सन भटकती हुई मिले तो इस नंबर पर कॉल करें। साफ है उसे डिमेंशिया है। मैं सोचता हूँ ये किसकी ग्रैंडमदर है। मैं फोन निकालकर टैग पर दिया नंबर डायल करता हूँ। कॉल कनेक्ट होने से पहले ही वो बूढ़ी औरत मेरा रिस्ट कसकर पकड़ लेती है। उसकी धुंधली आंखों में अचानक क्लैरिटी आ जाती है। मेरी ग्रैंड डॉटर का हस्बैंड, तुम वही हो। मैं चौंक जाता हूँ। 22 साल से सिंगल हूँ और अब अचानक 2 वाइफ्स। लगता है आज रजिस्ट्री ऑफिस होलसेल में शादी करा रहा है। मुझे ये फनी लगता है तो मैं साथ देने लगता हूँ। ग्रैंड माँ, आपकी ग्रैंड डॉटर कौन है? वो सोच में पड़ जाती है। मेरी ग्रैंड डॉटर, उसका नाम क्या था? हाँ, सू से शुरू होता है। सू कुछ नाम उसके दिमाग में आता है लेकिन निकल नहीं पाता। वो बेचैन हो जाती है। मैं शांत स्वर में कहता हूँ, कोई बात नहीं ग्रैंड माँ, आराम से याद कीजिए। फिर मैं नंबर डायल कर देता हूँ। उधर थोड़ी दूर एक लग्जरी कार में सू चिंगवॉल बैठी है। उसका चेहरा ठंडा है। उसकी असिस्टेंट लू हुआ पास बैठी है, डर के मारे चुप है। ये मेरी गलती है, मैं ओल्ड मैडम को संभाल नहीं पाई। वो धीरे से कहती है। सू चिंगडब्ल्यू कुछ नहीं बोलती, बस ठंडक फैल जाती है। ग्रैंडमा सू यूजुअली अनरिस्पॉन्सिव रहती है, लेकिन आज अचानक क्लैरिटी आई। सबको हटाया और अकेले निकल गई। सीसीटीवी में दिखा कि वो बस लेकर आउटस्कर्ट्स पहुंच गई। एरिया में कैमरास कम हैं, इसलिए सर्च चल रहा है। तभी सू चिंगवाल का फोन बजता है। वो तुरंत उठाती है। हेलो, आपकी एल्डरली फैमिली मेंबर मेरे पास है। कार का माहौल जम जाता है। कोई पुलिस कॉल करता है, कोई लोकेशन ट्रेस करता है। सू चिंगडब्ल्यू की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। कितने पैसे चाहिए? उधर से जवाब आता है। मैं किडनैपर नहीं हूँ, बस बता रहा हूँ कि वो सेफ हैं और ध्यान रखा करो। मैं एड्रेस देकर कॉल काट देता हूँ। सू चिंगडब्ल्यू थोड़ी रुकती है। वो आवाज जानी पहचानी लगती है। 5 मिनट बाद वो लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन मैं वहां नहीं होता। सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर और वो बूढ़ी औरत होती है। ग्रैंडमा, आप यहाँ कैसे आई? सू चिंगवॉल पूछती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मैं अपने ग्रैंड डॉटर के हस्बैंड को ढूंढने आई थी, वो यहीं रहता है। सू चिंगवॉल साई करती है। ग्रैंडमा, ऐसा कोई हस्बैंड नहीं है, इम्पॉसिबल, मैंने उसे देखा। वो कहती है, हार्टलेस लड़का मुझे पुलिस को देकर चला गया, अब फोन दो। सू चिंगडब्ल्यू फोन देती है और वो रीसेंट नंबर अपनी छोटी नोटबुक में लिख लेती है। अब उसके पास ग्रैंड डॉटर्स हस्बैंड का नंबर है। अगली सुबह मुझे यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर का कॉल आता है। प्रोफेसर लियांग के ऑफिस में पहुंचता हूं तो कैंग बोडा और ली रुयन पहले से वहां हैं। मैं आंखें सिकोड़ता हूं। हम दोनों हेंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वो अच्छे मार्क्स से आया और मैंने जानबूझकर कम स्कोर किया ताकि उसे ओवरशैडो न करूं और लीस्ट पॉपुलर ब्रांच चुनी, एनर्जी एंड पावर इंजीनियरिंग। लेकिन 2 साल पहले ये फील्ड अचानक पॉपुलर हो गई और कैंग बोडा भी ट्रांसफर होकर मेरे साथ आ गया। कैंग बोडा का होना समझ आता है, लेकिन ली रुयन यहाँ क्यों है?
तभी प्रोफेसर लिंग गंभीर आवाज में कहते हैं, कैंग नांजू, तुम्हारा गारंटीड पोस्ट ग्रेजुएट प्लेसमेंट रिवोक कर दिया गया है। मैं शॉक्ड रह जाता हूँ। वो आगे कहते हैं, तुम्हारी मदर कहती हैं कि तुम्हारा कंडक्ट और बैकग्राउंड सिलेक्शन के लायक नहीं है। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम उनसे माफी मांग लो, तुम्हारे आगे बहुत पोटेंशियल है। कैंग बोडा साई करके बोलता है, प्रोफेसर, नांजू की मदर बस उसका भला चाहती हैं। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहता है, तुमने मिस सू को ऑफेंड किया है। उसने साफ कहा है कि वो तुम्हें हाईसी से हटाना चाहती है। मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि कैंग बोडा जिस मिस सू की बात कर रहा है वो सू चिंगवुल है, लेकिन मैंने उससे बस कुछ बातें ही की थीं और जाते वक्त वो एंग्री भी नहीं लगी थी। मैं सोच ही रहा था कि कैंग बोडा मेरे पास आता है। कैंग नांजू, ये प्लेन टिकट फादर ने तुम्हारे लिए लिया है। वो चाहते हैं कि तुम अब्रॉड चले जाओ और ये मामला ठंडा होने दो, नहीं तो कैंग फैमिली भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। मेरी आंखों में हल्का कंटेम्प्ट आता है। उन्हें बस ये नहीं चाहिए कि मैं कैंग नेम को ड्रैग करूं। कैंग बोडा देखता है कि मैं टिकट नहीं ले रहा तो वो एक बैंक कार्ड निकालता है। क्या तुम वरीड हो कि अब्रॉड मैनेज नहीं कर पाओगे? इसमें 50,000 हैं। इससे मेरी तरफ से हेल्प समझ लो। अगर कम पड़े तो बाद में और दे दूंगा। कैंग फैमिली का एल्डेस्ट सन और बस 50,000। मुझे ये ऑलमोस्ट फनी लगता है। तभी लाई रुयन कार्ड छीन लेती है। बोडा, तुम क्या कर रहे हो? कैंग फैमिली ने टिकट दे दिया, वही काफी है। फिर वो मुझे आदेश देती है, अपना सामान पैक करो और देश छोड़ दो। मैंने तुम्हारा यूनिवर्सिटी से विथड्रॉल भी करवा दिया है। मैं ठंडी नजर से उसे देखता हूँ। आपको क्या हक है मेरे लिए डिसाइड करने का? वो तुरंत कहती है, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे ग्रेड्स ऐसे हैं कि ग्रेजुएशन भी मुश्किल है। बेहतर है जल्दी पैसे कमाने लगो। प्रोफेसर लिंग तुरंत बोलने की कोशिश करते हैं, मैडम ली, आप गलत हैं। इस यूनिवर्सिटी में रहते हुए स्टूडेंट कांग, लेकिन ली रुयन उन्हें बीच में ही रोक देती है। प्रोफेसर, आपको उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ वो कैसा है। उसे पोस्ट ग्रेजुएट करना था सिर्फ इसलिए क्योंकि बोधा करना चाहता था। उसे पहले खुद को देखना चाहिए, फिर बोधा से कंपेयर करना चाहिए। प्रोफेसर लियांग हैरान होकर कंग बोडा की तरफ देखते हैं। मुझे याद है तुम पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्शन में क्वालिफाई नहीं हुए थे और एग्जाम भी नहीं दिया। कंग बोडा मॉडेस्ट बनकर कहता है, मैं स्पेशल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जा रहा हूँ। एक डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर अगर किसी स्टूडेंट को पसंद करे तो सीधे रिक्रूट कर सकता है। कौन प्रोफेसर? पूछने पर वो कहता है, डॉक्टर नान। वो बताता है कि क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल रिसर्च से उन्हें डॉक्टर टाइटल मिला है। मैं उसे क्वाइटली सरप्राइज होकर देखता हूँ। डॉक्टर नान, मुझे याद नहीं कि मैंने कैंग बोडा को रिक्रूट करने का प्लान बनाया था। प्रोफेसर लियांग की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। तुम डॉक्टर नान को जानते हो? कैंग बोडा मुस्कुराता है। कोइंसिडेंस से मेरी माँ ने कभी उनकी एजुकेशन फंड की थी। बाद में सक्सेस के बाद वो खुद हमारे फैमिली के पास आए। तब से वो हमारी कंपनी को टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो मेरी रिक्वेस्ट मना करेंगे। मैं भौंहा उठाता हूँ। सच ये है कि बचपन में मैं मिसेस कैंग की वजह से सरवाइव कर पाया। बाद में मैंने डॉक्टर नैन की आइडेंटिटी बनाकर उन्हें रीपे करने का तरीका निकाला। मैंने कहानी बनाई कि उन्होंने मेरी पढ़ाई स्पॉन्सर की थी और जब भी उनकी कंपनी को टेक्निकल हेल्प चाहिए होती मैं फ्री में करता था। लेकिन मैंने कभी कैंग बोडा की हर रिक्वेस्ट मानने का वादा नहीं किया। वो बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। प्रोफेसर लियांग उसकी बात मान लेते हैं। डॉक्टर नान अभी किस यूनिवर्सिटी में है? कैंग बोडा कहता है, मैंने डीन से प्रॉमिस किया है कि मैं डॉक्टर नान को यहीं फैकल्टी में लाऊंगा। प्रोफेसर लियांग खुश हो जाते हैं और मेरी तरफ मुड़ते हैं। नानजू, तुम्हारा रिसर्च एरिया डॉक्टर नान से मैच करता है। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। अगर वो तुम्हारे लिए बोल दें तो तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएट चांस अभी भी बच सकता है। कैंग बोडा कंसर्न का नाटक करते हुए कहता है, प्रोफेसर, सू फैमिली हाई चैंग की सबसे रिच फैमिली है। वो यूनिवर्सिटी को हर साल फंडिंग देती है। प्रोफेसर लियांग हाथ हिलाकर कहते हैं, डॉक्टर नान की डिमांड अभी बहुत ज्यादा है। सुना है फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी उन्हें बुला रही हैं। कंपनीज इन्वेस्ट करने के लिए लाइन में हैं। अगर वो सपोर्ट करें तो यूनिवर्सिटी उनकी बात जरूर मानेगी। कांग बोडा गहरी सांस लेकर कहता है, प्रॉब्लम ये है, डॉक्टर नान मेरी माँ की बात मानते हैं। अगर मैं कहूँ तो वो पूरी कोशिश करेगा मदद करने की। लेकिन नंजू मेरे पिता का इलेजिटिमेट बेटा है जो सीधे मेरी माँ के इंटरेस्ट्स के खिलाफ है। नंजू, क्यों ना मैं तुम्हारी तरफ से डॉक्टर नान से बात करूं? मैं बिना झिझक ठंडे स्वर में मना कर देता हूं। इस वक्त कांग बोडा बस एक क्लाउन है जो शो कर रहा है। मैं हल्की मुस्कान के साथ सीधे प्रोफेसर लियांग की तरफ मुड़ता हूं। प्रोफेसर, सच कहूं तो मुझे कभी पोस्ट ग्रेजुएट करना था ही नहीं। प्रोफेसर लियांग का चेहरा गिर जाता है। रिग्रेट साफ दिखता है। वही थे जिन्होंने मेरी एबिलिटी पहचानी थी और मुझे पुश किया था। उनकी आंखें हल्की भर आती हैं। तो मैं तुम्हारे लिए एम्प्लॉयमेंट रिकमेंडेशन लिख देता हूँ। लियो तिरस्कार से होंठ मोड़ती है। मेहनत मत करो, उसने मिस सू को ऑफेंड किया है। हाईचे में जॉब मिलना उसके लिए सपना है। प्रोफेसर लियांग गुस्से में कहते हैं, मैं नहीं मानता कि कोई पूरे शहर पर कंट्रोल रख सकता है। अगर नंजू को जॉब नहीं मिली तो वो मेरा टीचिंग असिस्टेंट बन सकता है। उनकी बात से मेरे अंदर वार्मथ आती है। मैं शांत स्वर में कहता हूँ,
प्रोफेसर, मेरे और मिस सू के बीच बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्लियर हो जाएगी, आप चिंता मत करें। कंग बोदा की मुट्ठी कस जाती है। उसे समझ नहीं आता क्यों प्रोफेसर उसे नहीं, मुझे वैल्यू देते हैं। जलन में वो लियोन की तरफ देखता है और कहता है, क्या नांजू मिस सू को डिस्टर्ब करता रहेगा? वो मैरिड है, ऐसा बिहेवियर आपको खराब दिखाता है। लियोन तुरंत भड़क जाती है और मुझे जोर से थप्पड़ मार देती है। मैं स्टन्ड होकर उसे देखता हूँ। उसने प्रोफेसर के सामने भी हाथ उठा दिया। वो बिना शर्म के उंगली उठाती है। कुछ साल दूर रहे और घर के रूल्स भूल गए। अभी अपने भाई से माफी मांगो और प्रॉमिस करो कि सू फैमिली के पास नहीं जाओगे। मेरी आंखों की वार्मथ गायब हो जाती है, सिर्फ ठंड बचती है। उसे लगता है मैं पहले जैसा ही झुक जाऊंगा। कैंग बोदा के अंदर सेटिस्फैक्शन उठता है। उसे लगता है मैं फिर से नीचे आ जाऊंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हूँ। जैसे ही उसके चेहरे पर स्माइल आती है, एक्सपेक्टिंग अपॉलॉजी, मैं अचानक सिर उठाकर उसकी तरफ जोर से पंच मारता हूँ। उसका सिर झंझना जाता है। वो पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। लिरियन चीखती है, कंग नांजू, तुमने उसे कैसे मारा? वो मेरी तरफ दौड़ती है, लेकिन मैं तेज नजर से उसे देखता हूँ। मेरे अंदर से कुछ खतरनाक सा निकलता है। वो वहीं रुक जाती है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। मेरी आवाज बर्फ जैसी हो जाती है। तुम कभी मेरी माँ नहीं थी, इसलिए मुझसे रिस्पेक्ट की उम्मीद मत करो। आज के बाद मेरी जिंदगी से दूर रहना, और तुम जो भी मेरे साथ करोगी उसका डबल मैं कंग बोधा को लौटाऊंगा। मैं प्रोफेसर लियांग की तरफ मुड़कर झुकता हूँ। 4 साल की गाइडेंस के लिए धन्यवाद। सब ठीक होने के बाद मैं वापस आऊंगा। फिर मैं बिना पीछे देखे निकल जाता हूँ। लिवान को होश तब आता है जब मैं नजरों से ओझल हो चुका होता हूँ। कैंपस गेट से बाहर निकलते ही जू का कॉल आता है, बॉस, सब समझ आ गया। अब पता है सू चिंग वोल खुद को मैरिड क्यों कहती है, लेकिन आपको नहीं पहचानती। सू फैमिली बाहर से पावरफुल दिखती है, लेकिन अंदर पावर स्ट्रगल काफी इंटेंस है। पेट्रियार्क एल्डेस्ट ब्रांच को फेवर करता था और सू चिंग को हमेशा दबाया जाता था। कुछ साल पहले उसके लिए कई अनसूटेबल मैचेस अरेंज किए गए, जिससे बड़ा हंगामा हुआ। आखिर में ये सब तब रुका जब सू चिंग ने क्लेम किया कि उसने ऑलरेडी एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड वाले आदमी से मैरिज रजिस्टर कर ली है, और उसका ये हस्बैंड भी काफी मिस्टीरियस फिगर है। वो कभी पब्लिक में नहीं दिखा, ना किसी सू फैमिली गैदरिंग में आया। सब जोड़कर सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है। गिवोल सस्पेंस बनाते हुए बोलती है, लेकिन उसके पूरा करने से पहले ही मैं समझ जाता हूँ। उसका स्केड्यूल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिले? जीव थोड़ी झिझकते हुए कहती है, अगले कुछ दिनों का स्केड्यूल भेजती हूँ, लेकिन पर्सनल नंबर नहीं मिला। मैं शांत स्वर में कहता हूँ, ठीक है, मैं सीधे उसके पास जाऊंगा। उसके स्टेटस का इंसान अपना पर्सनल नंबर हिडन रखे, ये एक्सपेक्टेड है। GRW तुरंत जोड़ती है, उसके आसपास हमेशा बॉडीगार्ड्स रहते हैं। पास जाना आसान नहीं होगा। तुम डायरेक्ट जाओगे या सटल? मेरे चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कान आती है। सू ग्रुप बिल्डिंग के बाहर मैं अपना डिलीवरी वर्कर यूनिफॉर्म ठीक करता हूँ और पार्सल लेकर अंदर जाता हूँ। मिस सू के लिए डिलीवरी है, पर्सनल सिग्नेचर चाहिए। रिसेप्शनिस्ट सेक्रेटेरिएट को कॉल करके मुझे ऊपर भेजती है। मैं डेडिकेटेड एलिवेटर से 88th फ्लोर पहुंचता हूँ। एक बड़ा ओपन स्पेस जहां 100 से ज्यादा लोग सिर्फ एक इंसान के लिए काम कर रहे हैं। मैं सेक्रेटरी के साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिस की तरफ बढ़ रहा होता हूँ कि लुआ मेरे सामने आकर रुक जाता है। मिस्टर कैंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसका चेहरा साफ हॉस्टाइल है। वो तुरंत बॉडीगार्ड्स बुलाता है, इसे बाहर निकालो। मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहता हूँ। इसका क्या मतलब है? क्या सू ग्रुप डिलीवरी वर्कर्स को नीचे देखता है? लुआ ठंडी हंसी हंसता है। हम हर प्रोफेशन का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या तुम सच में डिलीवरी वर्कर हो? आईडी है? मैं तुरंत वर्क आईडी निकाल देता हूँ। मेरा एक्सप्रेशन हल्की मुस्कान और सादगी के बीच है। वो उम्मीद नहीं कर रहा था। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। तुमने आज ही रजिस्टर नहीं किया? वो आईडी खोलकर देखता है। डेट क्लियर है, आज की नहीं। लुआ चुप हो जाता है। तभी मैं ऑफिस डोर की तरफ देखता हूँ और आराम से कहता हूँ, मिस सू, डिलीवरी साइन करना है। अंदर से साफ आवाज आती है, उसे अंदर भेजो। मैं लुआ की तरफ एक नजर डालता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। सू चिंगवेल का ऑफिस मिनिमल लग्जरी में है, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, बिल्कुल कोल्ड, बिना किसी वार्मथ के। वो डॉक्यूमेंट साइन करके ऊपर देखती है। उसकी आंखों में कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता। मैं डिलीवरी फॉर्म आगे करता हूँ। यहाँ साइन करें मिस सू। वो कुछ पल मुझे देखती है, फिर पेन उठाकर साइन कर देती है। फिर मैं कहता हूँ, मिस सू, आप एक्चुअली मैरिड नहीं हैं, है ना? उसका पेन वहीं रुक जाता है। वो तुरंत सिर उठाकर मुझे घूरती है। ठंडी नजर सीधे मुझ पर टिक जाती है। मुझे समझ आ जाता है मैं सही हूँ। रजिस्ट्री में हैंड रिटन डिटेल्स होते हैं, वहां ऐसी गलती नहीं होती। वो पब्लिकली मैरिड होने का दावा करती है, लेकिन मुझे नहीं पहचानती। मतलब हस्बैंड फिक्शनल है। JW की इन्वेस्टिगेशन के बाद बात क्लियर है। सू चिंगवाल ने फैमिली को रोकने के लिए फेक हस्बैंड बना लिया। वो कभी रजिस्ट्री गई ही नहीं, इसलिए उसे पता नहीं कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। मैं शांत स्वर में कहता हूँ, मिस सू, ये सुनना मुश्किल होगा, लेकिन हम सच में मैरिड हैं। सू चिंग धीरे से सीधी बैठती है। चेहरे पर हल्की अम्यूज्ड सी झलक आती है। मिस्टर कैंग, कोशिश छोड़ दो। मैं अनमैरिड भी होती तो भी तुमसे शादी नहीं करती, सिर्फ सूफियों को अपसेट करने के लिए। मैं रुक जाता हूँ। उसे मेरे और सूफियों के बारे में पता है,
और उसने मान लिया है कि मैं बदले में आया हूँ। मैं कहता हूँ मेरा यहाँ आना सूफियों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो तुरंत काट देती है। मुझे तुम्हारे रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स में इंटरेस्ट नहीं है। वो जल्दी से साइनिंग खत्म करती है और फॉर्म मुझे वापस देती है। यहाँ दोबारा मत आना मुझे डिस्टर्ब करने, वार्निंग समझ लो। उसकी बात से मेरे अंदर इरिटेशन उठता है। आप पहले ही काफी रूड नहीं हो चुकी हैं? आपने साफ कहा था कि आप मुझे हाई चेन से निकलवाना चाहती हैं। सूचिंग वॉल भौहें सिकोड़ती है। क्या? मैंने कब? वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही एक खास रिंगटोन बजती है, उसकी ग्रैंडमदर के लिए सेट। वो तुरंत कॉल उठाती है। केयर टेकर की घबराई हुई आवाज आती है, मिस सू, ओल्ड मैडम फिर से मिसिंग है। सूचिंग वोल बिना समय गंवाए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। मैं उसके पीछे जाकर बात पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन ली हुआ मेरे सामने आकर रास्ता रोक देता है। मिस्टर कैंग, यहीं तक ठीक है। मैं हल्का सा साई करता हूँ और मुझे सू ग्रुप से बाहर एस्कॉर्ट कर दिया जाता है। फिर मैं आराम से घर की तरफ लौटता हूँ। अपने दरवाजे तक पहुंचकर जैसे ही मुड़ता हूँ, देखता हूँ वही बूढ़ी औरत चुपके चुपके मेरे पीछे आ रही है। मैं उसे हेल्पलेस होकर देखता हूँ। कुछ कहने ही वाला होता हूँ कि वो अचानक मेरा रिस्ट पकड़ लेती है। ग्रैंडसन इन लॉ, मुझे फिर से छोड़कर मत जाना। मेरे छोटे से रेंटेड रूम के अंदर ग्रैंडमा सू डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक के बाद एक 3 गिलास पानी पी जाती है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, सीरियसली मैं आपका ग्रैंडसन इन लॉ नहीं हूँ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती, जैसे बात उसके दिमाग में बैठ ही नहीं सकती। मैं फिर से फोन निकालता हूँ और वही नंबर डायल करता हूँ। इस बार कॉल पहली रिंग में उठ जाता है। हेलो। उस महिला की आवाज सुनकर कुछ फेमिलियर सा महसूस होता है। मैं बोलने ही वाला होता हूँ कि बूढ़ी औरत झट से फोन मेरे हाथ से छीन लेती है। उधर थोड़ी दूरी पर सू चिंगवाल आसपास की सड़कों पर सर्च लीड कर रही है। उसका चेहरा बाहर से काम है, लेकिन अंदर एंग्जाइटी साफ है। उसकी ग्रैंडमदर 57 साल की है, डिमेंशिया है और हेल्थ भी गिर रही है। रिस्क हर समय बना रहता है। जैसे ही उसका फोन बजता है, वो उठाती है और इस बार ग्रैंडमदर की आवाज सरप्राइजिंगली साफ और मजबूत सुनाई देती है। मुझे लेने मत आना, मैं अपने ग्रैंडसन इन लॉ के साथ हूँ। ग्रैंडसन इन लॉ? सूचिंग वॉल का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। नंबर वही है, यानी वही लड़का। वो ठंडी आवाज में पूछती है, कहाँ हो? बूढ़ी औरत तुरंत जवाब देती है, नहीं बताऊंगी। सूचिंग वॉल कहती है, तुम नहीं बताओगी तो क्या मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी? जवाब आता है, मुझे ढूंढने मत आना, किसी को मत भेजना। सूचिंग वाल इरिटेट होकर अपना माथा सहलाती है और पास खड़े डॉक्टर से धीरे से पूछती है, क्या हम उसे फोर्स से वापस ला सकते हैं? डॉक्टर सिर हिलाता है, नहीं, अभी उसकी कंडीशन में एजिटेशन खतरनाक हो सकता है। बेहतर है उसकी बात मान ली जाए। वो लड़का डेंजरस नहीं लगा। सूचिंग वॉल मजबूरी में मान जाती है और फोन पर सॉफ्ट टोन में कहती है, ग्रैंडमा, मुझे आपको आपकी मेडिसिन देनी है। बूढ़ी औरत जवाब देती है, मेरे पास मेडिसिन है, चिंता मत करो। गुड गर्ल बनो और इंतजार करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड लेकर आऊंगी। इतना कहकर वो कॉल काट देती है और फोन मुझे वापस दे देती है। वो अपने आप पर बहुत खुश दिखती है। ग्रैंडसन इन लॉ हैंडल्ड। मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हूँ। कैसा फैमिली है जो एक एल्डरली को ऐसे किसी स्ट्रेंजर के साथ छोड़ देता है? मैं वापस कॉल करने ही वाला होता हूँ कि फोन पर नोटिफिकेशन आता है, कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट। नोट में लिखा है ग्रैंड डॉटर। मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। तुरंत मैसेज आता है, प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरी ग्रैंडमदर का ख्याल रखें, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उन्हें अपसेट नहीं होना चाहिए। मैं ऑलमोस्ट हंस पड़ता हूँ और कोल्ड रिप्लाई टाइप करने लगता हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ये कोई चैरिटी नहीं है, लेकिन भेजने से पहले किचन से आवाज आती है। मैं जाकर देखता हूँ, ग्रैंडमा सू स्टोव पर अंडे उबाल रही है। मैं कहता हूँ, आप सिर्फ एग्स खाकर नहीं रह सकती। वो छोटी सी बूढ़ी औरत मुड़ती है। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर बेहद गर्मजोशी भरी मुस्कान है। ग्रैंडसन इन लॉ, गरम अंडा फेस पर रखो, स्वेलिंग कम हो जाएगी। मैं अचानक चुप हो जाता हूँ। शायद मुझे खुद भी एहसास नहीं था, लेकिन उस थप्पड़ के बाद मेरे अंदर कुछ ठंडा सा जम गया था, जो मुझे सबसे दूर कर रहा था। उसके इन शब्दों से जैसे वो परत हट जाती है। कमरे में एक अजीब सी वार्मथ फैल जाती है। मैं वापस फोन की तरफ देखता हूँ। चैट विंडो में एक ऑरेंज नोटिफिकेशन चमक रहा है, यू हैव रिसीव्ड अ ट्रांसफर ऑफ 300,000। नोट में लिखा है 1 वीक लिविंग एक्सपेंसेस, कम हो तो बताना। मैं स्क्रीन पर उस अनसेंट मैसेज को देखता रह जाता हूँ, जो अभी भी टाइप बॉक्स में पड़ा है। अच्छा हुआ मैसेज सेंड नहीं हुआ था। मैं फिर से रिप्लाई टाइप करता हूँ, ठीक है। मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैंने क्यों अग्री किया। शायद इसलिए कि उसने पैसे काफी जेनरसली दिए थे। कैंग हाउस में कैंग बोडा का गाल सूजा हुआ है, नकल का निशान साफ दिख रहा है। लीरवन गुस्से में कहती है, वो कंग नंजू जरूर जेलस है, क्योंकि तुम मिस सूफू से शादी कर रहे हो। जब तुम्हारे फादर आए, उससे सख्ती से डील करवाना। मिसेस कैंग धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती हैं। उनका कमजोर शरीर साफ दिख रहा है, लेकिन आवाज शांत और फर्म है। नंजू, ऐसा नहीं है, जरूर तुमने कुछ किया होगा। उनकी सर्टेनिटी साफ है। कांग बोदा ये सुनकर अपनी नाराजगी दबा लेता है और टॉपिक बदल देता है। मॉम,
क्या आप डॉक्टर नान को हियांग यूनिवर्सिटी में पोजीशन के लिए इनवाइट कर सकती हैं? मिसेस कैंग तुरंत मना कर देती हैं। बोधा, किसी की ग्रेटिट्यूड का फायदा नहीं उठाना चाहिए। डॉक्टर नान ने इस फैमिली के लिए पहले ही बहुत किया है। कांग बोधा को हैरानी नहीं होती। वो कहता है, हियांग यूनिवर्सिटी सिटी की बेस्ट है। शायद डॉक्टर नान खुद ज्वाइन करना चाहें। हम बस यूनिवर्सिटी से कनेक्शन बनवा सकते हैं। इसे उनके फेवर्स का रिटर्न समझ लो। मिसेस कैंग को ये बात रीजनेबल लगती है। वो फोन निकालती हैं। ठीक है, मैं उनसे पूछती हूँ। कैंग बोडा उनके पास बैठकर कहता है, डॉक्टर नान ने हमारे लिए बहुत किया है। डेट रीपे हो चुका है। क्या हमें उन्हें डिनर पर इनवाइट नहीं करना चाहिए? फेस टू फेस पूछना बेहतर होगा। उसके दिमाग में चलता है। डॉक्टर नान मिसेस कैंग को मना नहीं करते। अगर वो आए तो मैं सीधे उनसे पोस्ट ग्रेजुएट की बात करूंगा। वो मना नहीं कर पाएंगे। मिसेस कैंग मान जाती हैं और मैसेज भेजती हैं, डॉक्टर नान, क्या आप घर आ सकते हैं? मैं मैसेज देखता हूं और तुरंत चिंता होती है, कहीं उनकी तबीयत और खराब तो नहीं। उनकी खांसी याद आते ही अर्जेंसी महसूस होती है। मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं, अवेलेबल। लेकिन जैसे ही मैं निकलने वाला होता हूं, दूसरा मैसेज आता है, सैटरडे ठीक रहेगा, सिंपल मील के लिए। मुझे रियलाइज होता है कि मैंने ओवर रिएक्ट किया। 10 साल पुरानी याद सामने आती है। मिडिल स्कूल के बाद पहला वीकेंड था। मैं कैंग हाउस गया था। गार्डन से खिड़की के अंदर मिसेस कैंग, कैंग बोडा और कैंग वेनजांग को देखा था। मिसेस कैंग खुशी से मुस्कुरा रही थीं। तभी लेवियन की आवाज आई, देखो ये असली फैमिली है, वापस मत आना डिस्टर्ब करने। मैं चुपचाप चला गया था, बर्थडे गिफ्ट दरवाजे पर छोड़कर। उसके बाद हर साल गिफ्ट रखता रहा, लेकिन कभी मिला नहीं। इतने साल बाद शायद मिलना सही होगा। मैं रिप्लाई करता हूँ, मुझे होस्ट करना चाहिए। सैटरडे शाम 6 बजे मिलते हैं, और रेस्टोरेंट लोकेशन भेज देता हूँ। मिसेस कैंग खुशी से एक्सेप्ट कर लेती हैं। कैंग हाउस जाना मतलब अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए बाहर मिलना बेहतर है, जहां मैं उनकी हेल्थ भी चेक कर सकूं। मैं चैट बंद करता हूं और ग्रैंड डॉटर के कई मैसेजेस देखता हूं। ग्रैंडमा सू की केयर इंस्ट्रक्शंस। मैं क्वाइटली दूसरे कमरे में जाता हूं और एक छोटा वीडियो भेज देता हूं। उधर सड़क पर 2 गाड़ियां खड़ी हैं, बिना अटेंशन खींचे। सू चिंग वॉल उनमें से एक में काम कर रही है। नोटिफिकेशन आते ही वो फोन उठाती है और देखती है। उसके हमेशा काम रहने वाले चेहरे पर हल्का सरप्राइज आता है। फैमिली डॉक्टर तुरंत पूछता है, ओल्ड मैडम ठीक हैं? सू चिंग वॉल बिना कुछ कहे फोन उसे दे देती है। वीडियो में ग्रैंडमा सू एक छोटे फ्लोरल बेड पर फैली हुई गहरी नींद में सो रही है, खर्राटे ले रही हैं। अभी सिर्फ 9 बजे हैं, जबकि आमतौर पर उन्हें 1 बजे से पहले सुलाना भी मुश्किल होता है। डॉक्टर पूरी तरह शॉक्ड है। ओल्ड मैडम इस लड़के के साथ बिल्कुल अलग बिहेव करती हैं। अगर ये उसके साथ रहे तो उनकी कंडीशन सच में इम्प्रूव हो सकती है। सू चिंग वॉल की आंखें थोड़ी गहरी हो जाती हैं। वो कुछ सोच रही है। अगली सुबह मुझे उसका मैसेज आता है, क्या मैं आज रात अपनी ग्रैंडमदर से मिलने आ सकती हूँ? मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ, बिल्कुल, कभी भी आ सकती हैं। मैं उसे एग्जैक्ट एड्रेस भेज देता हूँ। सू चिंगवल उसे नोट करके रिप्लाई करती है, सॉरी टू इम्पोज, आज रात मुझे फैमिली डॉक्टर को साथ लाना होगा, वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरी तरफ से रिप्लाई न आने पर वो समझ जाती है कि मुझे फॉर्मल बातें पसंद नहीं। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था कि तभी एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है। मैं मुड़ता हूँ। सूफी शू, जो चेहरा कभी वार्म और केयरिंग लगता था, अब उसमें साफ नाराजगी है। यूनिवर्सिटी में मैं हमेशा अकेला रहता था और वही एक थी जो मेरे पास आती थी। अब हमारे बीच अजीब सा डिस्टेंस है। मैं हल्का रुककर पूछता हूँ, कुछ हुआ है? वो ठंडी हंसी हंसती है। कांग बोधा ने तुम्हारा बैकग्राउंड बताया, तुमने छुपाया क्यों? मुझे इलेजिटिमेट लोग सबसे ज्यादा नफरत है और मैं 4 साल तुम्हारे पीछे घूमती रही। मजाक लगा? मेरे सीने में कसाव आ जाता है। उसके अपने फैमिली में भी ऐसा ही पास्ट था। फिर भी कैंग बोधा के एक सच ने सब खत्म कर दिया। मैं एक कदम पीछे हटता हूँ। वो आगे बढ़ती है, कुछ कहना है? मैं सूखी हंसी हंसता हूँ। क्या एक्सप्लेन करूं कि मैं इलेजिटिमेट हूँ या मैंने खुद चूज किया था ऐसे जन्म लेना? मैं मुड़कर जाने लगता हूँ। अगर वो मेरी बर्थ के आगे नहीं देख सकती तो फ्रेंडशिप का कोई मतलब नहीं। मेरे जाने से वो अनईजी हो जाती है। वो अचानक मेरा हाथ पकड़ लेती है, तुम जा नहीं सकते। मैं मुड़कर देखता हूँ, क्या है? उसे मेरा ये डिस्टेंट बिहेवियर पसंद नहीं, जैसे वो कंट्रोल खो रही हो। वो मॉकिंग टोन में कहती है, अभी भी ऑड जॉब्स कर रहे हो? प्रॉपर जॉब नहीं मिली? मेरे पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, अपार्टमेंट दूंगी, बस मेरी डेली नीड्स संभालो। 50,000 पर मंथ इनफ? मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। मुझे केप्ट मैन बनाना चाहती हो? वो हंसती है, उसके लिए तो तुम परफेक्ट हो, तुम्हारी माँ भी तो। मैं उसे जोर से पीछे धक्का देता हूँ। मेरी आवाज बर्फ जैसी हो जाती है, ज्यादा मत बढ़ो। लेकिन वो गुस्सा नहीं होती। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा ऑब्सेशन है। कंगनंजू, एक दिन तुम किसी का टॉय बनोगे ही तो मुझे चूज करो, कम से कम मैं जेंटल रहूंगी। वो मुड़कर चली जाती है। मैं खुद पर हंसता हूँ। तभी मैं मुड़ता हूँ और देखता हूँ सुचिंगवाल प्राइवेट रूम के एंट्रेंस पर खड़ी है। उसकी आंखें पड़ी नहीं जा सकती। लू हुआ मुझे देखकर कहता है, अब समझ आया तुम स्टेबल जॉब क्यों नहीं ढूंढ पाए। सुफेशु का प्रेशर था। मैं उसे कंफ्यूज नजर से देखता हूँ। वो आगे कहता है, तो तुम हमारे बॉस के पास अपनी मर्जी से नहीं आए? हाई सेन में सू फैमिली के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। मैं आंखें सिकोड़ता हूँ लेकिन कुछ नहीं कहता। 2 दिन में ये पहली बार है जब हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। लू हुआ धीरे से सू चिंगवल से कहता है, क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए? ये काफी पिटीफुल लग रहा है। मेरे मन में आता है, हाँ मदद करो,
मुझे रजिस्ट्री ऑफिस ले जाओ और ये शादी अनल करा दो। लेकिन मैं बोल पाऊं उससे पहले ही सूचिंगाव ठंडे स्वर में कहती है, मुझे इससे क्या लेना देना। वो मेरे पास से निकल जाती है और बाहर चली जाती है। पिटीफुल, उसे भी यही दिखा, लेकिन मेरी आंखों में पिटी नहीं था, बस एक शार्प छुप न सकने वाला अम्यूजमेंट था। और उसका पर्सनल स्केड्यूल तक निकाल लेना ये दिखाता था कि मैं कितना रिसोर्सफुल हूँ। कॉरिडोर एकदम शांत हो जाता है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, ठंडा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात आती है, वो बस कोल्ड है। उस शाम सू चिंगावी समय पर ऑफिस से निकलती है। हाथ में फ्रूट का बैग लिए वो आउटस्कर्ट्स के पुराने रेजिडेंशियल एरिया में पहुंचती है। मैसेज में दिए एड्रेस के अनुसार वो दरवाजा ढूंढकर नॉक करती है। अंदर से एक फेमिलियर आवाज आती है, आ रही हूँ। दरवाजा खुलता है। सूचिंगवा ग्रैंडमा सू को देखती है। वो ठीक लग रही हैं। वो चारों तरफ नजर डालती है। छोटा सा 2 बेडरूम फ्लैट, करीब 60 मीटरों, लेकिन साफ और सरप्राइजिंगली वार्म। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही है। क्या वो शावर में है? सूचिंगवा अचानक नजर हटा लेती है, जैसे खुद ही थोड़ा कॉन्शियस हो गई हो। डॉक्टर अंदर आने वाला होता है, लेकिन वो हाथ उठाकर उसे रोक देती है। इक्विपमेंट दे दो, तुम बाहर वेट करो। वो जल्दी जल्दी ग्रैंडमा सू का बीपी, ब्लड शुगर और हार्ट रेट चेक करती है। शायद पिछली रात की गहरी नींद की वजह से सारे रीडिंग सरप्राइजिंगली अच्छे आते हैं। ग्रैंडमा सू गर्व से कहती है, मेरा ग्रैंडसन इन लॉ बहुत अच्छा ख्याल रखता है। सूचिंगवा के अंदर का टेंशन थोड़ा ढीला पड़ता है। उसकी नजर एक बार फिर बाथरूम की तरफ जाती है, फिर वो सामान पैक करने लगती है। ग्रैंडमा सू ब्लिंक करके पूछती है, डिनर नहीं करोगी? वो हल्के से कहती है, ठीक नहीं होगा। वो मेडिकल इक्विपमेंट नीचे रख देती है, इससे अपना चेक करती रहना। ग्रैंडमा तुरंत मना कर देती है, इसे वापस ले जाओ, यहाँ बेकार है। मेरा ग्रैंड सन इन लॉ यूज नहीं कर पाएगा, डॉक्टर भी नहीं चाहिए। तुम रोज आकर चेक करो। उसके दिमाग में साफ प्लान है। अगर ग्रैंड डॉटर रोज आएगी तो अपने हस्बैंड से मिलेगी और शायद दोनों के बीच कुछ डेवलप हो जाए। सुचिंगवॉल जवाब देने ही वाली होती है कि शावर का पानी बंद हो जाता है। वो तुरंत खड़ी होती है, बैग उठाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। दरवाजा बंद हो जाता है। ठीक उसी वक्त मैं बाथरूम से बाहर आता हूँ। तुम्हारी ग्रैंड डॉटर कहाँ है? मैं पूछता हूँ। चली गई, बहुत प्रॉपर है, हमेशा कोल्ड फेस। फिर वो पूछती है, इसीलिए तुम्हें पसंद नहीं? मैं फ्लैट आवाज में कहता हूँ, मैं आपका ग्रैंडसन इन लॉ नहीं हूँ। वो बिना हिले कहती है, हो, इन 2 दिनों में मैंने देख लिया, वो हर चीज में फ्लेक्सिबल है, बस इस एक बात पर नहीं। कुछ दिन बाद ग्रैंडमा सू अचानक कहती है कि उसे घर जाकर कपड़े लेने हैं। मैं ग्रैंड डॉटर को मैसेज करता हूँ और एड्रेस मांगता हूँ। जैसे ही लोकेशन खुलती है, मैं वहीं रुक जाता हूँ। एस्टेट नंबर 1, सू फैमिली एस्टेट। पूरा एस्टेट 3000 एकर्स में फैला है और मेन रेजिडेंस ही 2000 एकर्स से ज्यादा जगह लेता है। ये हाई चैंग का सबसे फेमस वेल्थी एनक्लेव है। मैंने सोचा था वो किसी छोटी विला में रहती होंगी। मुझे कभी नहीं लगा वो सू फैमिली से हैं। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं, सामने एक विशाल इंट्रिकेटली कार्व्ड ब्लैक गेट खड़ा है, क्लासिकल ब्यूटी और इम्पोजिंग प्रेजेंस के साथ। मैं रुककर थोड़ा हेजिटेंट होकर पूछता हूँ, ग्रैंडमा, क्या ये सच में आपका घर है? वो धुंधली नजरों से देखती है। मुझे ठीक से याद नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मैं तुरंत ग्रैंड डॉटर को मैसेज करता हूँ। रिप्लाई तुरंत आता है, वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। आसपास का हर प्रॉपर्टी कम से कम 5 मिनट दूर है। ये जगह घूमने के लिए नहीं है। कैंगबोदा सूचिंगवोल को जाते हुए देखता रह जाता है। उसके अंदर एक अजीब सा डर उठने लगता है। वो ग्रैंडमा सू खुद तो नहीं हो सकती है ना? कैंगबोडा के मन में ये ख्याल आता है, लेकिन लिरुअन तुरंत कहती है, मिस सू बस इसलिए पैनिक कर रही है क्योंकि अगर कोई उनके गेट पर मर गया तो सू फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी। कंगबोदा भी मान लेता है, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि नंजू की वाइफ सू चिंगवोल हो। तभी सू एस्टेट का गेट खुलता है और सूफी बाहर आती है। कंगबोदा मुस्कुराता है, फूफू, तुम कार पार्क में वेट कर सकती थी, यहाँ क्यों आई? सूफी के चेहरे पर हल्की नाराजगी है, लेकिन मुझे देखते ही वो रुक जाती है और खुद को संभाल कर सॉफ्टली कहती है, तुम पहली बार आए हो, सोचा रास्ता न भूल जाओ। कंगबोदा उसके पास जाकर पूछता है, ओल्ड मैडम घर पर हैं? सूफी जवाब देती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो रेस्ट कर रही हैं। उसे खुद भी नहीं पता ग्रैंडमा सू अलग कोर्टयार्ड में रहती हैं और किसी को मिलने नहीं देती। कंगबोदा उसकी बात मानकर रिलैक्स हो जाता है। सूफी मेरी तरफ देखती है, लेकिन मेरे चेहरे पर सिर्फ ठंडा अंधेरा है। मैं गेट की तरफ देखता हूँ, सोचता हूँ अंदर जाऊं या नहीं। तभी सूफी मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। कंग नंजू, यहाँ आना मतलब तुम मान गए? मैं कुछ नहीं बोलता। वो हंसती है, अगर मान गए हो तो कॉल कर देना, लेकिन किसने तुम्हें सू एस्टेट आने दिया? क्या ये जगह इलेजिटिमेट के लिए है? वो आगे बोलती। उससे पहले कैंगबोडा कहता है, फुई, तुम गलत समझ रही हो। नंजू अपनी वाइफ की ग्रैंडमदर का इंतजार कर रहा है। उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हुआ था, मिस सू उन्हें अंदर ले गई। सूफी चौंकती है, क्या उसकी वाइफ? कंगबोडा कहता है, हाँ, नंजू की शादी हो गई। सूफी की आंखें लाल हो जाती हैं। कंग नंजू, वो कौन है? मैं कहता हूँ, सूफी,
इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वो तेज आवाज में कहती है, कैसे नहीं, बिना मेरी अप्रूवल के कौन तुमसे शादी करेगा। कंग बोधा कहता है, वो कोई सड़क की लड़की है। सूफी मुट्ठी कसती है, इलेजिटिमेट और नोबडी, परफेक्ट मैच। कंग बोधा कहता है, शायद इसी वजह से ये मिस सू को परेशान कर रहा है। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। कंग बोधा, तुम्हारा दिमाग नाले जैसा है। वो कहता है, तुम बदला लेने के लिए ये कर रहे हो, लेकिन मिस सू ऑलरेडी मैरिड है। सूफी गुस्से में बोलती है, इसलिए तुम्हारी वाइफ की ग्रैंडमदर यहाँ गिरी, तुम मेरी आंट के लिए आए हो, है ना? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो गार्ड से कहती है, इसे ध्यान से देखो, ये दोबारा सू एस्टेट में नहीं आएगा। कंग बोधा सिर झुकाकर खड़ा रहता है। तभी अंदर से सू एस्टेट का बटलर बाहर आता है। उसकी नजर पूरे ग्रुप पर घूमती है और मुझ पर आकर रुकती है। मिस्टर कंग नंजू, मिस चिंग वोल आपको अंदर बुला रही हैं। कंग बोधा फ्रीज हो जाता है। सूफी डिसबिलीफ में मुझे देखती है। मैं गार्ड की तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखता हूँ, तो अब मैं अंदर जा सकता हूँ? गार्ड सूफी की तरफ देखता है, फिर बिना झिझक गेट खोल देता है। उसे पता है असली अथॉरिटी किसके पास है। मैं अंदर चला जाता हूँ, बाकी सब पीछे आते हैं। लियोन मुझे घूरती है, मिस सू ने तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमदर लेने बुलाया होगा, जल्दी निकल जाना, और सू फैमिली के कारपेट्स गंदे मत करना। हम लिविंग रूम में पहुंचते हैं और वहां मेन सोफा पर ग्रैंडमा सू बैठी हैं। उनकी नजर तेज है। तुम किसे रेच कह रही हो? वो अब एलिगेंट कपड़ों में हैं, लेकिन हालत अभी भी कमजोर है। सुचिंगो उनके पास बैठी है, काल्म और कोल्ड। लिरुआन का शरीर सख्त हो जाता है। कंग बोधा के पैर कांपते हैं। सूफी उसका हाथ पकड़ती है। वो कंफ्यूज्ड है, क्या हुआ? कंग बोधा डर गया है। इतने बड़े घर में हर एल्डर को इम्प्रेस करना जरूरी था और उसने शुरुआत में ही गलती कर दी। वो जबरदस्ती मुस्कुराता है। नंजू, तुमने बताया क्यों नहीं कि ये ओल्ड मैडम तुम्हारी वाइफ की ग्रैंडमदर हैं? कई नजरें मुझ पर टिक जाती हैं। लिरुआन तुरंत बोलती है, तुमने डिमेंशिया का फायदा उठाया, उसे डिसीव किया। फिर चिल्लाती है, घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। सब ब्लेम मुझ पर डाल रहे हैं। तभी एक टी कप उड़कर आता है और लिरुआन पर गिरता है। वो दर्द सहती है, आवाज नहीं निकालती। ग्रैंडमा सू गुस्से में कहती हैं, बदतमीज औरत, वो मेरे ग्रैंड डॉटर का हस्बैंड है। लियोन दर्द सहते हुए कहती है, ओल्ड मैडम, आपको धोखा दिया गया है, उसकी वाइफ कोई नहीं है। सूफी की माँ बोलती है, चिंग डब्ल्यू, क्या ये सच में तुम्हारा हस्बैंड है? मैं सू चिंग की तरफ देखता हूँ। वो कहती है, नहीं। कंग बोधा राहत की सांस लेता है। लिरुआन कहती है, मैंने कहा था, ये सब कांग नांजू का खेल है। मैं जवाब देने ही वाला था कि सू चिंग वो आगे कहती है, ग्रैंडमा ने इसे किसी और समझ लिया था, इसलिए मैंने मिस्टर कैंग से कुछ दिन देखभाल करने को कहा। सब चुप हो जाते हैं। कंग बोधा सिर झुकाकर कहता है, अगर तुम बताते, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सू चिंग ठंडी आवाज में कहती है, मिस्टर कैंग बोधा, प्रॉब्लम आते ही ब्लेम किसी और पर डालना, यही सिखाया गया है। ग्रैंडमा सू गुस्से में कहती हैं, तुमने गलती की, शर्म नहीं आई और अब किसी और को घसीट रहे हो। फिर वो सूफी से कहती हैं, एंगेजमेंट खत्म करो, मैं इसे अपना ग्रेट ग्रैंडसन इन लॉ नहीं मानूंगी। कंग बोधा पूरी तरह सख्त हो जाता है। उसने इस एंगेजमेंट के लिए बहुत मेहनत की थी। वो सूफी की तरफ देखता है, लेकिन उसकी नजर अभी भी मुझ पर है। वो अभी तक शौक से बाहर नहीं आई। कंग बोधा दांत भींच कर कहता है, ये मेरी गलती है, लेकिन एंगेजमेंट टूट भी जाए तो भी मैं तुम्हें प्रॉमिस्ड इंट्रोडक्शन दूंगा। सूफी खुद को संभाल लेती है। कंग बोधा अभी भी उसे डॉक्टर नान से मिलवाने वाला है और न्यू एनर्जी फील्ड में डॉक्टर नान टॉप नामों में है। वो तुरंत ग्रैंडमा सू की तरफ मुड़ती है। ग्रेट ग्रैंडमा, कंग बोधा को समझ नहीं था, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। वैसे भी बिट्रोथल गिफ्ट्स एक्सचेंज हो चुके हैं, अब एंगेजमेंट तोड़ना ऑकवर्ड होगा। उसकी आवाज सॉफ्ट है, लेकिन अंदर अर्जेंसी साफ है। ग्रैंडमा सू उसे लंबे समय तक देखती है, फिर धीरे से कहती हैं, जैसा चाहो वैसा करो। ग्रेट ग्रैंड डॉटर के मामले उसके पेरेंट्स तय करेंगे। वो आगे इंटरफियर नहीं करना चाहती। तभी सूफी की माँ मुस्कुराकर बोलती है, ग्रैंडमा, मीटिंग गिफ्ट? ये सुनते ही ग्रैंडमा सू की आंखें हल्की झुक जाती हैं। 180,000 ट्रांसफर कर दूंगी। सूफी की माँ का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। लेकिन आपने पहले कहा था कि 2% शेयर्स देंगी। सू फैमिली की सबसे ज्यादा वेल्थ ग्रैंडमा सू के पास है। 20% शेयर्स उन्हीं के कंट्रोल में हैं। सूफी की माँ इस शादी के जरिए बड़ा हिस्सा लेना चाहती थी। सब पहले तय था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर फैसला बदल गया। ग्रैंडमा सू हल्की सी मुस्कान के साथ कहती हैं, मैं इस ग्रेट ग्रैंडसन इन लॉ से संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपना फैसला बदल दिया। कंग बोधा का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन इतने लोगों के सामने, ये बात छुपेगी नहीं। लेकिन ग्रैंडमा सू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे और सू चिंग वॉल को अपने प्राइवेट कोर्टयार्ड में ले जाती है, फिर कोई बहाना बनाकर चली जाती है, हमें अकेला छोड़कर। अब कोर्टयार्ड में सिर्फ हम दोनों हैं। रात गहरी है, माहौल शांत है। मैं सोच रहा हूँ कैसे शुरू करूँ, तभी सू चिंग वॉल अचानक मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी भौहें सिकुड़ी हैं, आंखों में साफ नापसंदगी है। मैं भी सीधे उसकी तरफ देखता हूँ। उसे लगता है मैंने ग्रैंडमा को मैनिपुलेट किया है। शायद वो सोचती है कि मैं जानबूझकर उनके करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कामली कहता हूँ, आपने कहा था आप मुझे फेवर करेंगी, क्या हम रजिस्ट्री ऑफिस जाकर मैरिटल स्टेटस चेक कर सकते हैं? सू चिंग वोल ठंडी आवाज में जवाब देती है, ठीक है,
लेकिन अगर ये फॉल्स निकला तो मेरी ग्रैंडमदर का इस्तेमाल करना बंद कर देना। उसकी बात साफ है, वो मुझ पर भरोसा नहीं करती। तभी खिड़की से ग्रैंडमा सू का सिर बाहर आता है। तुम मेरे ग्रैंडसन इन लॉ को परेशान कर रही हो? सू चिंग वोल का एक्सप्रेशन तुरंत फ्रीज हो जाता है। नहीं, डिनर सिंपल है, 4 डिशेस और एक सूप, बस 3 लोगों के लिए। ग्रैंडमा सू कुछ ही बाइट्स लेती हैं और चॉपस्टिक्स रख देती हैं। ग्रैंडसन इन लॉ, मैं थक गई हूँ, घर चलते हैं। मैं जेंटली कहता हूँ, आप खुद को मत थकाइए, यहीं रेस्ट कीजिए। ये कोर्टयार्ड पूरी तरह प्राइवेट केयर फैसिलिटी जैसा है, हर तरह के मेडिकल इक्विपमेंट मौजूद हैं। लेकिन ग्रैंडमा सू मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती हैं। तो तुम यहीं रुक जाओ मेरे साथ। मैं हल्का सा फ्राउन करता हूँ और सू चिंग वोल की तरफ देखता हूँ। वो मुझे क्लियरली पसंद नहीं करती। कुछ पल की चुप्पी के बाद सू चिंग वोल कहती है, ठीक है। उसकी नजर साफ कहती है, ये सिर्फ उसकी ग्रैंडमदर के लिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ग्रैंडमा सू तुरंत खुश हो जाती है। जहां मेरा ग्रैंडसन इन लॉ, वहीं मैं। डिनर के बाद मैं ग्रैंडमा सू को उनके कमरे में ले जाता हूँ। वो सच में थक चुकी हैं, लेटते ही सो जाती हैं, लेकिन उनकी नींद शांत नहीं है। वो बार बार हल्का हिलती हैं। मैं मजबूरी में बेड साइड बैठ जाता हूँ उन्हें संभालने के लिए। बाहर खिड़की के पास सू चिंग वोल खड़ी है। उसका चेहरा गंभीर है, आंखें गहरी, जैसे वो कुछ सोच रही हो लेकिन दिखा नहीं रही। ग्रैंडमा के साथ ये क्या हो रहा है? सू चिंग पूछती है। फैमिली डॉक्टर, जिसका साइकोलॉजी बैकग्राउंड है, धीरे से कहता है, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि ओल्ड मैडम इस लड़के से इतनी अटैच्ड क्यों है, लेकिन ये समझ सकता हूँ कि वो बेचैन क्यों है। उन्हें महसूस हो रहा है कि शायद वो इस साल नहीं बचेंगी। उन्हें डर है कि उनके जाने के बाद आपके पास कोई नहीं रहेगा। ये ग्रैंडसन इन लॉ ही वो इंसान है जिसे वो आपके लिए छोड़ सकती हैं। सू चिंग एकदम स्थिर हो जाती है। उसकी डार्क आंखों में कुछ हल्का सा हिलता है जिसे वो मुश्किल से दबाती है। काफी देर बाद ही वो फिर से काम दिखती है। वो चांदनी में खड़ी रहती है, जैसे खुद को अंधेरे में छोड़ देगी। फिर अचानक मुड़ती है और मेन रेजिडेंस की तरफ चल देती है। उधर कंगबोधा का डिनर बहुत मुश्किल से गुजरता है। 2% शेयर्स खोने की वजह से माहौल भारी है। सूफी की माँ लूमू साफ नाराज है। तुम्हारे फैमिली का इलेजिटिमेट बच्चा ओल्ड मैडम को जीत लेता है और तुम नहीं। कंगबोधा सिर झुका लेता है। मैं नांजू जितना अच्छा नहीं हूँ, लोगों को जीतने में उतना सक्षम नहीं। लूमू ठंडी आवाज में कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कैसे, वो 2% शेयर्स वापस चाहिए, वरना इस घर में कदम मत रखना। कंगबोधा अपने गुस्से को दबाकर खाना खत्म करता है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सू चिंग वॉल वापस आ जाती है। उसकी एंट्री से ही कमरे में दबाव छा जाता है। वो टेबल पर बचे खाने को देखती है। उसकी एक्सप्रेशन और ठंडी हो जाती है। उसकी ग्रैंडमदर ने कुछ नहीं खाया और ये लोग पूरा खाना एंजॉय कर रहे थे। सूफी के पिता सू युजेने पूछते हैं, तुम वापस क्यों आई? सू चिंग उसे इग्नोर करती है और सीधा कंगबोधा को देखती है। अब एंगेजमेंट के बाद तुम सू फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए इसके रूल्स फॉलो करोगे। आज तुमने एल्डर्स को डिफाई किया, आज रात एंसेस्ट्रल हॉल के बाहर घुटनों पर रहोगे। वो पीछे इशारा करती है, बॉडीगार्ड्स आगे आते हैं। कंगबोधा पूरी तरह हिल जाता है। उसने कभी ऐसी सजा नहीं झेली। वो सूफी की तरफ मदद के लिए देखता है, लेकिन वो भी फैमिली हेड के खिलाफ नहीं जा सकती। वो गहरी सांस लेकर गार्ड्स के साथ चला जाता है। जाते वक्त वो सुनता है, सूफी पूछती है, कंग नंजू चला गया? सू चिंग वो जवाब देती है, वो मेरा गेस्ट है, आज रात यहीं रहेगा। एंसेस्ट्रल हॉल के बाहर ठंडी नीली ईंटों पर उसे घुटनों पर बैठाया जाता है। अक्टूबर की ठंडी रात, हवा हड्डियों तक उतरती है। वो कांपता रहता है। गार्ड्स बिना एक्सप्रेशन के खड़े रहते हैं। वो सोचता है, बस एक रात, फिर सब ठीक होगा। डॉक्टर नान से मिलना बाकी है, उसे ये मौका नहीं गंवाना। अगली सुबह मैं ग्रैंडमा सू और सू चिंग वॉल के साथ ब्रेकफास्ट करता हूँ। टेबल पर फ्राइड शुगर केक्स रखे हैं। ग्रैंडमा सू तुरंत एक उठाती हैं। सू चिंगा भौहें सिकोड़ती है। ग्रैंडमा, आपका शुगर हाई है, ये नहीं खाना चाहिए। वो अभी सोच ही रही होती है कैसे रोके। तभी मैं शांत आवाज में कहता हूँ, ग्रैंडमा, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और उस जिद्दी बूढ़ी औरत का हाथ हवा में हल्का सा घूमता है और शुगर केक मेरे बोल में रख देता है। वो मुस्कुराती है, ये तुम्हारे लिए है ग्रैंडसन इन लॉ। सू चिंग वॉल एक पल के लिए चौंक जाती है। वो मुझे ध्यान से देखती है, जैसे समझ नहीं पा रही कि उसकी ग्रैंडमदर मेरी बात इतनी आसानी से क्यों मानती है। मैं बिना हिचक शुगर केक खा लेता हूँ। फिर मैं सू चिंग डब्ल्यू की तरफ देखकर कहता हूँ, वैसे रजिस्ट्री ऑफिस जाते वक्त अपना आईडी और हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन ले आना। ग्रैंडमा सू क्यूरियस होकर पूछती हैं, रजिस्ट्री ऑफिस क्यों? मैं कैजुअली कहता हूँ, मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है, डुप्लीकेट लेने जा रहे हैं। सच में ये आधा सच है, डिवोर्स के लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन ग्रैंडमा कहती हैं, खोया नहीं है। वो जल्दी से कमरे में जाती है और 2 रेड मैरिज सर्टिफिकेट्स लेकर लौटती हैं। मैं सर्टिफिकेट हाथ में लेकर चुप रह जाता हूँ। अचानक समझ आता है, पहली बार मुझे ग्रैंडसन इन लॉ क्यों कहा था। उन्हें पता था हम मैरिड हैं। मैं पूछता हूँ, ग्रैंडमा, ये आपके पास कैसे? वो कंफ्यूज्ड होकर कहती हैं, याद नहीं। मैं फिर पूछता हूँ, हमारी शादी कैसे हुई? वो सिर हिलाती है, याद नहीं। मैं कहता हूँ, थोड़ा सोचिए। तभी सू चिंग वॉल मुझे रोक देती है। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है।
ठंडी नजर से देखती है। उसे लगता है मैं ड्रामा कर रहा हूँ, रजिस्ट्री ऑफिस का बहाना, फेक सर्टिफिकेट दिखाना। अगर उसने खुद नहीं देखा होता कि ग्रैंडमा मेरी बात मानती है तो शायद वो मान भी लेती। उसकी आवाज में हल्की किलिंग इंटेंट है। मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मैं कहता हूँ आज नहीं जाना तो ठीक है, डिवोर्स एक दिन में नहीं होता, 2 साल की शादी है, एसेट्स डिवीजन भी करना होगा। वो तुरंत कहती है नहीं, फिर ध्यान से मुझे देखती है जैसे जज कर रही हो। मैं थोड़ा रुककर कहता हूँ जैसा आप चाहें। अब वो खुद अनश्योर हो जाती है, क्या मैं एक्ट कर रहा हूँ या सर्टिफिकेट सच है। वो सर्टिफिकेट लेती है और कहती है मैं कार पार्क में वेट करूंगी। मैं ग्रैंडमा को रीअश्योर करके बाहर आता हूँ। कार पार्क में पहुंचते ही लिरवान और कंग बोधा दिखते हैं। बोधा का चेहरा पीला है, वो कांप रहा है। लिरवन मुझे देखकर जल्दी से पास आती है। तुम्हें अपने भाई की मदद करनी होगी। मैं कुछ नहीं कहता। वो शुरू हो जाती है, तुम इलेजिटिमेट हो, लेकिन कैंग फैमिली ने तुम्हें पाला, तुम उन पर कर्जदार हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें स्कूल में साथ रखा, अपने कपड़े दिए। वो और भी बोलती है, जब तुम पैदा हुए तुम इतने कमजोर थे कि बचने की उम्मीद नहीं थी। मेरे पास दूध नहीं था, तुमने अपने भाई का हिस्सा लिया। कैंग फैमिली हमें रखना ही नहीं चाहती थी, सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि तुम दोनों एक ही दिन पैदा हुए। मैं ये सब सुनता हूँ, ये वही बातें हैं जो मैंने बचपन में मानी थी। अब ये सब मुझे सिर्फ अब्सर्ड लगता है। हाँ, उन्होंने पाला, लेकिन पेरेंट्स का ये कानूनी कर्तव्य है, नहीं करते तो अबैंडनमेंट होता। हाँ, मैं कैंग बोधा के साथ स्कूल गया, लेकिन उसका बैग मैं उठाता था, उसके एरेंड्स करता था। अगर उसे जरा भी कुछ होता तो मुझे मारा जाता था। और स्कूल में मुझे जानबूझकर कम मार्क्स लाने पड़ते थे ताकि मैं कैंग बोधा से बेहतर ना दिखूं। मेरे पास अपने कपड़े नहीं थे क्योंकि पेरेंट्स ने कभी दिए ही नहीं। मैं सिर्फ वही पहनता था जो कैंग बोधा फेंक देता था, इसलिए कपड़े हमेशा छोटे होते थे। मिसेस कैंग ने एक बार नए कपड़े दिए, लेकिन जैसे ही मैंने पहने लिरुआन ने उतार कर बोधा को दे दिए। कहा मैं लायक नहीं हूँ, मुझे कभी उससे बेहतर दिखने की इजाजत नहीं थी। और वीक बच्चा, कोई भी बच्चा 4-5 दिन बिना खाना खाए वीक ही होगा। मेरी आंखों में तिरस्कार और गहरा हो जाता है, लेकिन लाइक कुछ नहीं समझती। वो बोलती रहती है, अब मौका है कैंग फैमिली का कर्ज चुकाने का। ओल्ड मैडम तुम्हारी सुनती है, उससे बोलो 2% शेयर्स तुम्हारे भाई को दे। मैं अचानक मुस्कुराता हूँ। सही कह रही हो। उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है, जैसे उसने मुझे मना लिया हो। लेकिन अगले ही पल मैं हल्के से कहता हूँ, मैं एक इलेजिटिमेट हूँ, मेरी बात क्यों मानेगी। वो वहीं रुक जाती है, समझ नहीं पाती क्या कहे। मैं बिना रुके आगे बढ़ जाता हूँ और सू चिंगवा की कार में बैठ जाता हूँ। सू चिंगवा ड्राइवर सीट पर बैठती है, दरवाजा बंद करती है और बिना एक शब्द बोले कार आगे बढ़ा देती है। रास्ते में वो रियरव्यू मिरर से मुझे देखती है। मेरा चेहरा शांत और दूर है, जैसे कुछ भी असर नहीं पड़ा। वो नजर वापस सड़क पर कर लेती है। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप रहती है। रजिस्ट्री ऑफिस जल्दी आ जाता है। जैसे ही कार रुकती है, लू हुआ भागता हुआ आता है। बॉस, आपने खुद ड्राइव किया, कुछ हुआ है? फिर मुझे देखकर कहता है, ये फिर आपको परेशान कर रहा है? मैं उसकी तरफ देखकर कैजुअली बोलता हूँ, तुम्हारा लाइव स्ट्रीम चैनल क्या है? वो तुरंत चुप हो जाता है। हम तीनों अंदर जाते हैं। लू हुआ क्लर्क से पूछता है, क्या बिना दोनों के सर्टिफिकेट मिल सकता है? क्लर्क भौहें चढ़ाकर कहता है, नहीं। वो मेरी तरफ देखकर हंसता है। सुना, फेक डॉक्यूमेंट लेकर आया है, लेकिन सू चिंग सर्टिफिकेट आगे बढ़ाती है। चेक कीजिए। क्लर्क सिस्टम में डिटेल्स डालता है, कुछ सेकंड देखता है, फिर ऊपर देखकर कहता है, सर्टिफिकेट जेन्युइन है। उस पल सू चिंग पूरी तरह स्थिर हो जाती है, जैसे उसकी सांस रुक गई हो। लू हुआ तुरंत बोल पड़ता है, ये गलत है, सिस्टम में एरर होगा। क्लर्क गुस्से में उसे घूरता है, तुम क्या कह रहे हो? मैरिज सीरियस प्रोसेस है, यहाँ गलती नहीं होती, दोनों पार्टीज वेरीफाई होती हैं, डिक्लेरेशन साइन होता है। मैं तुरंत कहता हूँ, डिक्लेरेशन दिखाइए। उसी समय सू चिंग भी कहती है, डिक्लेरेशन निकालिए। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं, फिर नजर हटा लेते हैं। क्लर्क हल्की साई लेकर फाइल लाने चला जाता है। वो जल्दी वापस आता है और फाइल से डिक्लेरेशन निकालकर हमें देता है। मैं उसे देखता हूँ, हैंडराइटिंग अनमिस्टेकेबली मेरी है। लू हुआ बगल से झांक कर कहता है, बॉस, ये आपकी राइटिंग है। सू चिंग कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं। मैं कमरे में इधर उधर नजर डालता हूँ और एक सिक्योरिटी कैमरा देखता हूँ। क्या उस दिन की फुटेज मिल सकती है? क्लर्क सिर हिलाता है। हम सिर्फ 6 महीने तक रखते हैं। फिर वो साफ कहता है, बिना दोनों पार्टीज के फिजिकली आए मैरिज रजिस्टर नहीं हो सकती। प्रोसीजर में एरर की कोई जगह नहीं है। हम तीनों रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर निकलते हैं। कुछ भी रिजॉल्व नहीं हुआ। बाहर खड़े होकर लू हुआ सीधा पूछता है, बॉस, अब क्या? सू चिंग डब्ल्यू की आंखें गहरी हो जाती हैं। मैं आईब्रा उठाता हूँ और फिर हम दोनों एक साथ कहते हैं, डिवोर्स। लू हुआ ब्लिंक करता है, तो अब टर्म्स डिस्कस करोगे? उसी परफेक्ट सिंक में हम दोनों कहते हैं, मेरे लॉयर तुमसे कांटेक्ट करेंगे, उनसे बात करना। हम दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं। मैं हल्का सा हंसता हूँ। पहले दोनों साइड्स अपने प्रपोजल ड्राफ्ट करें, अगर इश्यू हुआ तो लॉयर्स बात कर लेंगे। लू हुआ हंसता है, जैसे मैं लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन सू चिंग सिर हिलाकर अग्री कर देती है। मैं फोन निकालता हूँ। मिस सू, वीचैट कनेक्ट कर लेते हैं, कांटेक्ट आसान रहेगा। वो एक पल रुकती है, फिर अपना QR कोड खोलती है। मैं स्कैन करता हूँ, चैट खुलती है, नाम सेव्ड है, सिली ग्रैंड डॉटर।
उसका चेहरा तुरंत डार्क हो जाता है। मैं भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ। वो बस उस वक्त ऐसे ही टाइप कर दिया था। मैं जल्दी से नाम बदलकर सिली गर्ल कर देता हूँ और एक छोटा मैसेज भेजता हूँ, सी यू अराउंड। फिर बाहर जाकर टैक्सी पकड़ लेता हूँ। मुझे जाते हुए देख लू हुआ पूछता है, बॉस आप दोनों सच में मैरिड हो, है ना? अभी आप दोनों बहुत सिंक में थे। सू चिंगो उसे एक ठंडी नजर से देखती है। बेस्ट डिवोर्स अटर्नी ढूंढो, अग्रीमेंट ड्राफ्ट करो और एक्सटर्नल एसेट्स पूरी तरह प्रोटेक्ट हो। लू हुआ तुरंत मान जाता है। फिर जैसे उसे अचानक समझ आता है, अब समझा, वो आदमी पहले से प्लान करके ये शादी कर चुका है। आपका पैसा चाहता है, इसलिए लॉयर अफोर्ड कर रहा है। वो गुस्से में कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं उसे एक पैसा नहीं लेने दूंगा। शहर के दूसरी तरफ टैक्सी में बैठा मैं JW को कॉल करता हूँ, बेस्ट डिवोर्स अटर्नी ढूंढो, वो मेरा एक पैसा भी नहीं लेगी। JW हंसते हुए कहती है, ठीक है बॉस, लेकिन ये शादी हुई कैसे? दोनों को याद नहीं? ये कोई ड्रामा है क्या? मैं धीरे से साई करता हूँ। कुछ देर बाद कहता हूँ, कोई है जिसे सब पता है। JW तुरंत बोलती है, ग्रैंडमा सू, लेकिन उन्हें याद नहीं। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ। अल्जाइमर्स ट्रीटमेंट ट्रायल जल्दी शुरू करना होगा, वरना देर हो जाएगी। थोड़ी देर बाद मैं घर पहुंचता हूँ। दरवाजा खोलकर अंदर आता हूँ। 60 स्क्वायर मीटर का कमरा आज कुछ खाली सा लगता है। तभी हॉलवे से आवाज आती है। ग्रैंडमा सू सूटकेस खींचते हुए अंदर आती है। ग्रैंडसन इन लॉ, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इस बार बहुत कपड़े लाई हूँ। मैं एक पल के लिए रुकता हूँ, फिर हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ। उसी दिन हाईचांग की सबसे बड़ी डिवोर्स लॉ फर्म को 2 एनोनिमस रिक्वेस्ट मिलती हैं। दोनों का डिमांड एक जैसा, दूसरी पार्टी एक पैसा नहीं लेगी। टर्म्स बहुत सख्त हैं। जूनियर लॉयर कहता है, इतनी कोल्ड डिवोर्स मैंने नहीं देखी। एक आदमी, एक औरत, दोनों सेम। सीनियर लॉयर हंसता है, इजी डबल फी, ड्राफ्ट बनाओ और भेजो। सू ग्रुप के टॉप फ्लोर पर सू चिंग लगातार काम कर रही है। शाम होने पर घर से कॉल आता है, ग्रैंडमा फिर ग्रैंडसन इन लॉ को ढूंढने निकल गई हैं। वो हल्का सा रुकती है, फिर इंस्टिंक्टिवली WeChat खोलती है। वो मेरा कॉन्टैक्ट देखती है, कुछ लिखना चाहती है, लेकिन शब्द नहीं मिलते। जब से सू चिंग्स को पता चला कि मैं वही हूँ जिससे वो चैट कर रही थी, उसके अंदर एक अजीब सा ऑकवर्ड फील बना रहता है। वो कैजुअली पुरानी चैट्स स्क्रॉल करती है। पहले की बातें कितनी ईजी और नेचुरल थीं, जैसे पुराने दोस्त। खासकर वो दिन जब वो रेस्टोरेंट में किसी के बारे में वेंट कर रही थी। अचानक वो रुकती है। जिसके बारे में वो बोल रही थी वो मैं ही था। उसकी एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो जाती है, जैसे उसे खुद पर गुस्सा आ गया हो। तभी फोन वाइब्रेट करता है। मेरा मैसेज, डिवोर्स अग्रीमेंट भेज दिया है। एसेट डिवीजन मेरी मिनिमम कंडीशन है। वो फाइल खोलती है, जल्दी पढ़ती है और एसेट क्लॉज पर रुक जाती है। हल्का सा सरप्राइज। लू हुआ भी देखता है और हंसता है। ये आदमी फनी है, उसे डर है आप उसके एसेट्स ले लेंगी? सू चिंग धीरे से पूछती है। इन्वेस्टिगेशन? लू हुआ कहता है, उसे हाल ही में पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड है और वो जल्दी डिवोर्स चाहता है। शायद उसे सच में कुछ नहीं पता था। फिर वो जोड़ता है, लेकिन उसकी लाइफ में गैप्स हैं, कुछ छुपा रहा है। सू चिंग आधी आंखें सिकोड़कर सोचती है, तो तुम कह रहे हो वो इन्वॉल्व्ड है? लू हुआ सिर झुकाता है। 2 साल हो गए, कोई लीड नहीं। वो उसे ठंडी नजर से देखती है। वो तुरंत कहता है, हम ढूंढेंगे। सू चिंग अग्रीमेंट प्रिंट करती है और बाहर निकलती है। चलते हुए पूछती है, नोवा रिसर्चर मिला? अल्जाइमर्स का इलाज चाहिए ग्रैंडमा के लिए। जवाब आता है, ढूंढना मुश्किल है, लेकिन कोशिश जारी है। उधर मैं डिनर खत्म करता हूँ, तभी WeChat पर मैसेज आता है, मैं नीचे हूँ। मैं बहाना बनाकर नीचे जाता हूँ। वही ब्लैक लग्जरी कार खड़ी है। मैं अंदर बैठता हूँ। वो अग्रीमेंट देती है, साइन करो। मैं बिना रुके दोनों कॉपीज पर साइन कर देता हूँ। वो मुझे देखती है, जैसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सीधा मान जाऊंगा। मैं पूछता हूँ, कल रजिस्ट्री? वो हल्का सा पूछती है, इतनी जल्दी? मैं शांत स्वर में कहता हूँ, कल सुबह ID, हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट लेकर आना। वो सिर हिलाती है। तभी अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। हम दोनों मुड़ते हैं। ग्रैंडमा सू बिना किसी को बताए नीचे आ गई हैं। उनका चेहरा पूरी तरह पीला है, सांस भारी और आवाज कांप रही है। वो धीरे से कहती हैं, तुम डिवोर्स ले रहे हो? जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो जमीन की तरफ गिर जाती हैं। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल के VIP वार्ड के बाहर डॉक्टर कहता है, कंडीशन फिलहाल स्टेबल है, लेकिन इन्हें किसी भी तरह का इमोशनल स्ट्रेस नहीं देना। मैं चुप खड़ा हूँ। अभी भी उस पल का डर अंदर बाकी है। मैं सू चिंगाओ की तरफ देखता हूँ। वो पास खड़ी है। उसका चेहरा पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस है, जैसे उसने अपने अंदर उठी हर चीज को दबा दिया हो। वो बाहर से पूरी तरह कंपोज दिखती है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कहता है कि ग्रैंडमा सू अब खतरे से बाहर हैं, वो धीरे से अपना कॉलर ढीला करती है और हॉलवे की बेंच पर बैठ जाती है। उसके हाथ हल्के कांप रहे हैं, जिसे वो रोक नहीं पाती। तभी नर्स की आवाज आती है, ओल्ड मैडम होश में आ गई हैं। सू चिंग तुरंत अंदर जाती है। मैं भी पीछे जाता हूँ। ग्रैंडमा सू मुझे देखकर कहती हैं, ग्रैंडसन इन लॉ, मैंने सपना देखा तुम दोनों डिवोर्स ले रहे थे। वो सच नहीं है ना? मैं चुप रहता हूँ, लेकिन सू चिंग तुरंत कहती है, नहीं, हम डिवोर्स नहीं ले रहे। ग्रैंडमा सू कहती हैं, तो हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन और मैरिज सर्टिफिकेट दो। सू चिंग बिना हिचक सब दे देती है। फिर वो मेरी तरफ देखती हैं। जो उसने कहा वो सच है। मैं डॉक्टर की वार्निंग याद करता हूँ। एक पल रुकता हूँ, फिर कहता हूँ, हाँ,
सच है, वो संतुष्ट हो जाती है। उनकी हालत स्टेबल है, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है। रात तक हम दोनों वहीं वार्ड में रहते हैं। शाम होते ही मैं सोफा पर बैठकर फोन में अल्जाइमर्स ट्रीटमेंट की रिसर्च देख रहा हूँ। आखिरी स्टेज में एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही। तभी मैसेज आता है, ग्रैंडमदर ठीक होते ही डिवोर्स करेंगे। मैं मना नहीं कर सकता, अग्रीमेंट साइन हो चुका है। मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। वो तुरंत पूछती है, और कोई कंडीशन? मैं लिखता हूँ, ग्रैंडमदर रिकवर होते ही जितनी जल्दी हो सके डिवोर्स फाइनलाइज कर लेते हैं। वो थोड़ा फ्राउन करती है, उसे मैं समझ नहीं आ रहा। बेड पर ग्रैंडमा सू हमें देखती हैं। हम दोनों हार्डली बात कर रहे हैं। वो अचानक कहती हैं, ग्रैंड डॉटर, मैं तुम्हारे हस्बैंड के लिए सू ग्रुप में जॉब अरेंज करूंगी। अगर रोज साथ जाओगे और आओगे तो फीलिंग्स अपने आप आएंगी। सूचिंग थोड़ा रुकती है, फिर अनएक्सपेक्टेडली मान जाती है। ठीक है। ग्रैंडमा सू सोचती हैं, फिर कहती हैं, कल से अपनी वाइफ के साथ काम पर जाना। मैं ब्लिंक करता हूँ, फिर कहता हूँ, ठीक है। सच में सू ग्रुप में आर्काइव होगा, मुझे वहाँ डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। सूचिंग को मीटिंग के लिए जाना होता है। वो गुड बाय कहकर बाहर निकलती है। कॉरिडोर में लूहुआ कहता है, अब समझ आया, वो आदमी प्लान कर रहा है। ओल्ड मैडम को इस्तेमाल करके डिवोर्स रोका और अब जॉब भी ले ली। सूचिंग वो ठंडी आवाज में कहती है, अगर वो मेरी नजर में रहेगा तो सच सामने आएगा। उसकी आंखों में शार्प ग्लिंट आता है। ग्रैंडमदर के लिए अभी डिवोर्स पॉसिबल नहीं, लेकिन वो देखेगी कि मैं असल में चाहता क्या हूँ। वार्ड में मैं सोफा पर लेटा हूँ, तभी ग्रैंडमा सू की आवाज आती है, ग्रैंड सन इन लॉ, एक सीक्रेट बताऊं? मैं तुरंत उठ बैठता हूँ। शायद उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट याद आया हो, जैसे हमारी शादी कैसे हुई। मैं पूछता हूँ, क्या सीक्रेट? वो धीरे से कहती हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर की एक वीकनेस है, बहुत कम लोग जानते हैं। अगर वो कभी तुम्हें परेशान करे तो इसका इस्तेमाल करना। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये वो नहीं था जो मैं सुनना चाहता था, लेकिन वो आगे कहती हैं, उसके स्ट्रांग लुक से मत धोखा खाना, वो कैट से डरती है। मैं एकदम चुप हो जाता हूँ। मेरे दिमाग में अचानक बचपन की एक लड़की की इमेज उभरती है। वो भी कैट से बहुत डरती थी। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि सू चिंगवाल जैसी कोल्ड और कंपोज्ड लड़की कैट से डर सकती है। ओल्ड वुमन पूछती है, तुम्हें कैट्स पसंद हैं या डॉग्स? डॉग्स। पहले मुझे कैट्स पसंद थे, लेकिन एक लड़की थी जिसे वो पसंद नहीं थे, तो मैंने भी उन्हें पसंद करना छोड़ दिया। तीसरे दिन सू ग्रुप की टॉप फ्लोर पर एक छोटा सा फ्लफी शे इन्यू पपी अपनी टेल हिलाते हुए मेरे आसपास घूम रहा है। लू हुआ क्लियरली परेशान है। ओल्ड मैडम ने मिस्टर कॉन्ग के लिए पपी संभालने का जॉब क्यों अरेंज किया? सुचिंगवाल खुद भी इसे समझ नहीं पा रही। लोग कहते हैं बूढ़े लोग कभी कभी बच्चों जैसी सोचने लगते हैं, लेकिन डॉग संभालने का काम देना थोड़ा ज्यादा हो गया। वो फर्मली कहती है, इसे न्यू एनर्जी रिसर्च डिवीजन टीम 1 में ले जाओ। उसने पहले से सब प्लान कर रखा था। ये डिवीजन कंपनी के कोर ऑपरेशन से दूर है, लेकिन फ्यूचर डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। वो मुझे वहां डालकर देखना चाहती है कि मैं क्या रिवील करता हूँ। मुझे इस सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं पपी उठाता हूँ और लू हुआ के पीछे चलता हूँ। इसका नाम है, ओल्ड मैडम ने कहा है कि आप ही नाम रखिए। मैं सूचिंग वाल की तरफ देखता हूँ और हल्की मुस्कान आती है। तो इसे लिटिल कैट बुलाते हैं। वो हैरान, डॉग का नाम लिटिल कैट? कोई प्रॉब्लम है? न्यू एनर्जी रिसर्च डिवीजन 38th फ्लोर पर है। एलिवेटर में लू हुआ समझाता है, मिस्टर कॉन्ग, यहाँ के ज्यादातर स्टाफ के पास डॉक्टरल डिग्रीज हैं, मिनिमम टॉप यूनिवर्सिटी से मास्टर्स। आप पहले अंडर ग्रेजुएट होंगे। यहाँ सीनियर से सीखना आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। ये बॉस की स्पेशल अरेंजमेंट है। फिर वो जोड़ता है, आपको ज्यादा ग्रेटफुल होने की जरूरत नहीं। इसे ऐसे समझिए कि बॉस आपको ओल्ड मैडम को खुश रखने के लिए रिवॉर्ड दे रही है। मैं थोड़ा सा रिएक्ट करता हूँ, असल में इसकी जरूरत नहीं है, और बॉस चाहती हैं कि आपका रिलेशनशिप प्राइवेट रहे, स्पेशली डिवोर्स के बाद कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। मैं उसे देखता हूँ, ये मेरे लिए भी ठीक है। लू हुआ शॉक्ड रह जाता है। ये आदमी खुद ही दूरी चाहता है। वो कुछ और कहने वाला होता है, लेकिन एलिवेटर रुक जाता है। मेरा पहला दिन सरप्राइजिंगली इंटरेस्टिंग है। कोई काम असाइन नहीं करता जो मुझे परफेक्टली सूट करता है। मैं प्राइवेट ऑफिस में कुछ देर पपी के साथ खेलता हूँ। थोड़ी देर बाद वो धूप वाले कोने में कर्ल होकर सो जाता है। मैं क्वाइटली उठता हूँ, डोर बंद करता हूँ और रिसर्च डिवीजन के आर्काइव की तरफ बढ़ता हूँ। अगर अल्जाइमर्स ट्रीटमेंट डेवलप हो जाए और ग्रैंडमा सू ठीक हो जाए, तभी वो सब याद कर पाएंगी, और तभी मुझे समझ आएगा कि ये सूचिंग वाल के साथ मेरी अजीब शादी कैसे हुई। मैं एक कॉलीग से आर्काइव का रास्ता पूछता हूँ और सीधे वहां चला जाता हूँ। सू ग्रुप का आर्काइव 60th फ्लोर पर है, एक मैसिव प्राइवेट लाइब्रेरी जो सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए एक्सेसिबल है। यहाँ ऐसी इंडस्ट्री नॉलेज है जो बाहर कहीं नहीं मिलती। मुझे अंदर से एक्साइटमेंट महसूस होती है। मेरी इंस्टिंक्ट कहती है कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो यहीं है। उसी समय टॉप फ्लोर पर सूचिंग वाल डॉक्यूमेंट्स के बैकलॉग में बिजी है। उसका फोन बजता है। मैसेज आता है प्रॉस्पेरिटी इन फुल ब्लूम से, यानी ग्रैंडमा सू,
आज अपने हस्बैंड के साथ लंच करो और एक फोटो भेजो, मैं देखना चाहती हूँ। सू चिंग वॉल फ्राउन करती है, बहाना बनाने वाली होती है। तभी कॉन्टेक्ट का नाम बदलकर फ्रेजाइल ग्रैंडमदर हु कैनॉट बी अपसेट हो जाता है। वो चुप हो जाती है, लंबे समय तक उस नाम को देखती रहती है, फिर हेल्पलेस साई लेकर डेस्क का कॉल बटन दबाती है। लू हुआ तुरंत आता है। बॉस, 2 लंच अरेंज करो। फिर वो मुझे मैसेज करती है कि टॉप फ्लोर पर लंच के लिए आ जाऊं, लेकिन खाना साइड टेबल पर रखा है और मैं अभी तक रिप्लाई नहीं करता। वो खड़ी होती है, वो कहाँ है? लू हुआ जवाब देता है, मिस्टर कॉन्ग आर्काइव में है। सू चिंग वाल खुद 60th फ्लोर पर जाती है। वो मुझे जल्दी से स्पॉट कर लेती है और साथ में सू फुवे भी, जो मुझे घूर रहा है। मैं पूरी तरह बुक्स में खोया हुआ हूँ, फोन वाइब्रेशन तक नोटिस नहीं करता। ये आर्काइव आज की सबसे एडवांस टेक्निकल नॉलेज से भरा हुआ है और मैं उसमें डूब चुका हूँ। मैं यहाँ पूरी तरह खो सकता था। मैं पीछे हटता हूँ और किसी से टकरा जाता हूँ। सूफी शू मुझे एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ घूर रही है। कॉन्ग नांजू, ये मत कहना कि मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर को इम्प्रेस करने की सारी मेहनत सिर्फ मेरी आंट के करीब आने के लिए थी। मेरा चेहरा तुरंत फ्लैट हो जाता है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सूफी फिर बोलती है, वैसे भी मेरी आंट ने पूरी जिंदगी पुरुषों से दूरी बनाए रखी है। ये मत सोचो कि तुम्हारा चेहरा तुम्हें उसके करीब ले जाएगा। वो शैलो नहीं है, अभी तो बस तुम्हें साइड करने के लिए एक बेकार पोजीशन दी है। मैं हल्का बिना हंसी वाला लाफ देता हूँ। तो जब तुम इतने साल मुझे चेस कर रही थी, वो इसलिए क्योंकि तुम शैलो थी? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। यूनिवर्सिटी में वो मेरी एकमात्र सच्ची दोस्त थी। मैंने उसे सीरियसली कंसिडर भी किया था। ग्रेजुएशन वाले दिन जब उसने सरप्राइज की बात कही थी, तब मैं सच में सोच रहा था कि उसे एक्सेप्ट कर लूं या नहीं। मैं धीरे से साई करता हूँ। सुफावी, क्या हम डिसेंट टर्म्स पर अलग नहीं हो सकते? उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। नहीं, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैंने कैंग बुधा को चुना, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। पावरफुल फैमिलीज की शादी में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मैंने तुम्हारे लिए कोशिश की थी। मेरी माँ भी मान गई थी कि मैं किसी ऑर्डिनरी इंसान के साथ रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा बैकग्राउंड, मैं कभी किसी इलेजिटिमेट इंसान से शादी नहीं कर सकती थी। सू फैमिली में अपनी जगह कैसे बनाती? हाई चांग में मैं मजाक बन जाती। मैं उसे देखता हूँ। बचपन में बैकग्राउंड की बातें मुझे सिर झुकाने पर मजबूर कर देती थीं, लेकिन कैंग हाउस छोड़ने के बाद समझ आया, सेल्फ रिस्पेक्ट ही सब कुछ है। मैं नजरें हटा लेता हूँ। मुझसे शादी ना करने के लिए शुक्रिया। मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ, लेकिन वो फिर रास्ता रोक लेती है। मैं तुम्हें अपनी टीम में काम दिला सकती हूँ। कोई सीनियर तुम्हें मेंटोर करेगा। मैं जानती हूँ तुम कितने केपेबल हो। तुम बहुत शार्प हो, जल्दी सीख जाओगे। तुम्हें फिर कभी छोटे मोटे काम नहीं करने पड़ेंगे। मैं उसकी बात काट देता हूँ। कंडीशन क्या है? वो सीधे कहती है, डिवोर्स लो और मेरे साथ आ जाओ। सूफी शू किसी और औरत के साथ मुझे शेयर करने का ख्याल भी सहन नहीं कर सकती। ये सोच ही उसे अंदर से तोड़ देती है। मैं ठंडे स्वर में जवाब देता हूँ, तुम इसके लायक नहीं हो। वो गुस्से में बोलती है, तुम उस बेकार सी वाइफ से इतना प्यार क्यों करते हो? क्या मैं उसे पैसे देकर या डरा धमकाकर तुम्हें छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकती? वो मुझसे कंपेयर भी कैसे कर सकती है? मैं बिना झिझक उसे थप्पड़ मार देता हूँ। मारने के बाद भी मन शांत नहीं होता। मैं उसे ठंडी नजर से देखता हूँ। मैं क्रूल नहीं होना चाहता था, लेकिन तुम जवाब चाहती हो तो सुनो। मेरी वाइफ तुमसे ज्यादा खूबसूरत है और उसकी फिगर भी बेहतर है। मैं मुड़कर जाने लगता हूँ और सामने कॉर्नर पर सू चिंग वाल खड़ी होती है। मैं ठहर जाता हूँ, वो भी। पीछे सूफी शू की आंखें अंधेरी हो जाती हैं, मुट्ठियां कस जाती हैं। वो मन ही मन सोचती है, एक दिन ये आदमी रोते हुए मेरे पास आएगा। वो गहरी सांस लेती है। चेहरे का दर्द थोड़ा कम होते ही फोन मिलाती है। कॉन्ग बोधा, कल दोपहर डॉक्टर नान के साथ जो लंच है, मुझे साथ ले चलो। उधर सू चिंग वाल लंच का बहाना बनाकर मुझे टॉप फ्लोर पर बुलाती है। ऑफिस के अंदर वो साइड टेबल की तरफ इशारा करती है, तुम शुरू करो। मुझे थोड़ा गिल्ट फील होता है। लगता है उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं सोच ही रहा होता हूँ कि कैमरा की आवाज आती है। वो काल्मली फोटो लेकर ग्रैंडमदर को भेज देती है, फिर आकर बैठ जाती है। मैं समझ जाता हूँ उसने फोटो क्यों ली, इसलिए कुछ पूछता नहीं। मैं खाने की तरफ देखता हूँ, काफी स्प्रेड है। वो सामने बैठती है, बिना जल्दबाजी के चॉपस्टिक्स उठाती है। गुड न्यूट्रिशन फिगर मेंटेन करने के लिए जरूरी है। मैं फ्रीज हो जाता हूँ। चेहरा हल्का गर्म लगता है। मेरी नजर उसके कॉलर से दिख रही पेल स्किन पर चली जाती है। फिर मैं एक पोर्शन पैक कर लेता हूँ। अभी याद आया, पपी को खाना नहीं दिया। मैं चलता हूँ। लंच के लिए थैंक्स। दोपहर जल्दी बीत जाती है। मैं डॉग उठाकर टॉप फ्लोर से निकल जाता हूँ। उधर सू चिंग वाल अपना काम खत्म करके उठती है। लू हुआ पूछता है, बॉस किस घर चलना है? वो रुकती है। उसे याद आता है उसने ग्रैंडमदर से ये पूछा ही नहीं। वो कॉल करती है, आप किस घर पर हैं? जवाब अनएक्सपेक्टेड होता है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। सू चिंग वल का चेहरा सख्त हो जाता है। डॉक्टर ने तो कहा था कि आप डिस्चार्ज हो सकती हैं, है ना? लेकिन आज दोपहर फिर चेस्ट में दर्द शुरू हो गया, इसलिए मैं कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ। क्या तुम आज रात मेरे साथ बैठने आओगी? फिर खुद ही इमोशनल टोन में जोड़ती है, आने की जरूरत नहीं। मैं तो बस एक कमजोर बूढ़ी औरत हूँ जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मुझे यहीं अकेला छोड़ दो। आधी रात को उठकर पानी पीने का मन करे और कोई पास ना हो, कितना मुश्किल है। मैं तुरंत कहती हूँ, मैं अभी आती हूँ। वो संतुष्ट हो जाती है, बस यही सही है। और मैंने तुम्हारे हस्बैंड को भी बता दिया है,
वो भी मेरे साथ रहने आ रहा है, तुम दोनों साथ आना। इतना कहकर वो कॉल काट देती हैं और अपनी उंगलियां टेम्पल पर रखती हैं। सू चिंग-वॉल अपनी ग्रैंडमदर की चाल पूरी तरह समझती है। अगर वो सू एस्टेट जाए या मेरे अपार्टमेंट, रात को हम दोनों अलग रहेंगे, लेकिन हॉस्पिटल में साथ रुकने से हमें ज्यादा समय साथ बिताना पड़ेगा। फिर भी उसे पता है कि मैं किसी और के साथ था। वो होंठ भींचती है, डिस्टेंस बनाए रखना चाहती है, लेकिन ग्रैंडमदर की हेल्थ सोचकर अपनी रिलक्टेंस दबा देती है। वो मुझे मैसेज करती है, काम के बाद मैं तुम्हें पिक करूंगी और हॉस्पिटल ले जाऊंगी। मैं इस बार तुरंत रिप्लाई करता हूँ, जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी टैक्सी में हूँ। सू चिंग-वॉल सोचती है कि मैं प्रोप्राइटी मेंटेन करना जानता हूँ। मैंने ग्रैंडमदर की फेवरेटिज्म का फायदा उठाकर पास आने की कोशिश नहीं की। उसे राहत महसूस होनी चाहिए, लेकिन उसके दिल में अनीज और बढ़ जाती है। मैं खुद भी ज्यादा नहीं सोच रहा। जब तक इस मैरिज के पीछे की सच्चाई नहीं समझता, मैं सू चिंग-वॉल के साथ ज्यादा उलझना नहीं चाहता। ये अजीब शादी ऑलमोस्ट निश्चित तौर पर उसकी तरफ से हुई है। आखिर मुझ जैसे साधारण इंसान पर कौन ध्यान देगा। मैं डॉग को उठाकर हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड बिल्डिंग में जाता हूँ। उसी समय पास में मिसेस कांग नानजिंग सू अपना फॉलोअप अपॉइंटमेंट खत्म कर चुकी हैं। कॉन्ग बोधा उनका हाथ थामे हुए हैं। मिसेस कांग हेजिटेंट होकर कहती हैं, वो नानजू नहीं है। वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? क्या वो बीमार है? कॉन्ग बोधा के चेहरे पर इरिटेशन की झलक आती है। ग्रैंडमा सू के हॉस्पिटलाइजेशन की खबर छुपाई नहीं जा सकती थी, लेकिन उन्होंने किसी को मिलने से मना कर दिया था। वो आज वार्ड तक गया था, लेकिन दरवाजे से ही लौटा दिया गया। तो कॉन्ग नानजू जरूर उनके पास रहने आया होगा। वो कैजुअली कहता है, शायद ग्रैंडमा सू से मिलने आया है। नंजू वाकई डिवोटेड है। तभी साथ आई केयर टेकर आंट नैन नाखुशी से बोलती है, डिवोटेड? मैंने उसे कभी हमारी मैडम से मिलने आते नहीं देखा। आंट नैन लगभग 50s में है, मिसेस कैंग से 10 साल बड़ी, और पूरी जिंदगी उनकी पर्सनल केयर टेकर रही है। कभी शादी नहीं की। मिसेस कैंग उन्हें बड़ी बहन जैसा मानती है, इसलिए घर में उनका बहुत सम्मान है। आंट नैन की बात सुनकर मिसेस कैंग के चेहरे पर शैडो आ जाती है। उस समय कैंग हाउस में नानजू की जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन आंट नैन तुरंत रोक देती है। मैडम, आप अभी भी उसका बचाव कर रही हैं। मुझे ली रुयन का बिहेवियर पसंद नहीं, लेकिन एक बात सही है, यंग मास्टर नानजू में ग्रेटिट्यूड नहीं है। आप हर समय उसके बारे में सोचती हैं, और वो शायद आपको भूल चुका है। कॉन्ग बोधा भी जोड़ता है, सुना है मिस सू ने उसे सू ग्रुप में जॉब दिलवाई है। शायद इसीलिए वो ग्रैंडमा सू पर ध्यान दे रहा है। आंट नैन तिरस्कार से कहती है, मैडम, आपने उसे पाला है। जब ली रुयन उसे इन्फेंट में निग्लेक्ट कर रही थी, तब आपने उसे खिलाया, स्कूल भेजा। पालन पोषण का कर्ज सबसे बड़ा होता है, लेकिन वो लौटाने का कोई संकेत नहीं। मिसेस कैंग तुरंत कहती हैं, बस करो प्लीज। कॉन्ग बोधा शांत स्वर में बोलता है, मॉम ने काइंडनेस से किया था, बदले में कुछ उम्मीद नहीं की, लेकिन कुछ लोग हर छोटी मदद का भी पूरा बदला देते हैं, जैसे डॉक्टर नान। मॉम ने उसे बस थोड़े पैसे दिए थे, और उसने सालों में हमारे परिवार के लिए कितना किया। 3 साल पहले जब कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थी, डॉक्टर नान ने एक टेक्निकल पैटेंट दिया जिसने सब बदल दिया। आंट नैन तुरंत सिर हिलाती है। इस तरह देखें तो डॉक्टर नान कांग नानजू से कहीं बेहतर है। कॉन्ग बोधा क्यूरियस बनकर कहता है, मैं हमेशा जानना चाहता था कि डॉक्टर नान असल में कैसा है। मॉम, कल मुझे भी साथ ले चलिए। मिसेस कैंग मुस्कुराती हैं, उसके बाल सहलाती हैं। ठीक है, तुम्हें ले जाऊंगी। दोनों बात करते हुए नीचे पार्किंग की ओर बढ़ते हैं। ये पूरा सीन वहीं से दिख रहा है जहां मैं वीआईपी वार्ड के सोफा पर बैठा हूँ। मेरी नजर मिसेस कैंग पर टिक जाती है। उनका चेहरा अस्वस्थ सफेद है, शरीर बहुत पतला हो गया है। कॉन्ग बोधा उनके साथ बात कर रहा है। वो बस हल्की रिजाइंड स्माइल के साथ सिर हिला रही हैं। दोनों के बीच एक कंफर्टेबल क्लोजनेस है। मैं उन्हें तब तक देखता रहता हूँ जब तक उनकी कार नजरों से ओझल नहीं हो जाती। नजर हटाने का मन ही नहीं करता। आखिर मैं मुड़ता हूँ और सामने ग्रैंडमा सू खड़ी होती हैं।